मिस्टेक्स क्या होती है, कॉमन मिस्टेक्स जो लोग अपने फाइनेंशियल प्लानिंग में करते हैं? फाइनेंशियल प्लानिंग में यही सबसे बड़ी मिस्टेक है कि उनको पता ही नहीं होता कि बजटिंग कैसे करते हैं। बहुत बेसिक बजटिंग हो गया, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस का एक्यूरेट जो कवरेज कितना होना चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस का कवरेज कितना होना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस इतना मस्ट नहीं है अगर आप सोल ब्रेड अर्नर नहीं हो तो आप वेट कर सकते हो, आप बाद में भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड आप जब लोगे ना, ये नहीं कि आप 1 करोड़ का प्लान ले लो, क्योंकि हर इंश्योरेंस कंपनी आपको 1 करोड़ का ही लाइफ इंश्योरेंस चिपका रही है, हर कोई, क्योंकि वो 1 करोड़ सुनने में तो बहुत बड़ा लगता है। अगर आप सोचो यहाँ से 15-20 साल बाद अगर जब आपको जरूरत पड़ेगी तो वो अमाउंट का उतना वैल्यू नहीं रहेगा। बट ये मेंटालिटी आती क्यों है? वो मेंटालिटी आती है डिपेंडिंग, वो साइक्लिक होता है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी इंट्रोड्यूस की या फिर कुछ किया, उसकी वजह से लोग थोड़े से फियरफुल हो जाते हैं, ठीक है। उनको डर लगने लगता है कि ये हमारे अगेंस्ट चला जाएगा, ये कुछ हो जाएगा। वेल्दी बनने का फर्स्ट स्टेप है कि आप खुद का जो अर्निंग है उसे इंक्रीज कैसे कर सकते हो। यस। और कोई तरीका नहीं है। मतलब आप सोचोगे कि ठीक है मैं स्टॉक मार्केट, वो तो एक चीज है जो पैसिवली आपको करना ही है, क्योंकि अगर वो नहीं करोगे तो आप एक्टिवली कुछ नहीं कर रहे हो। आप अगर 30,000 ही कमाए जा रहे हो, बड़ा मुश्किल हो जाता है आप कहना कि 1 करोड़ हो जाएगा, नहीं। नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है जय और ये है द आवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। इस पॉडकास्ट पे हम फोकस करते हैं इंडिया की ग्लोरीज पे और इंडिया के प्रॉब्लम्स पे। इन द पास्ट सेवरल ईयर्स मैंने ये पर्सनली फील किया है कि इंडिया की जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है हमारा नजरिया टुवर्ड्स मनी। बचपन से ही हमें ये बात कही जाती है कि पैसे के पीछे मत भागो, वो एक बहुत बुरी बात होती है। बट द रियलिटी इज, अगर हमें इस असली दुनिया में सर्वाइव करना है तो पैसा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डेफिनेटली किस डिग्री तक हमें पैसों को चेज करना चाहिए दैट कैन बी टॉक्ड अबाउट, बट हम ये नहीं कह सकते कि पैसा मत कमाओ, पैसे के पीछे मत जाओ, क्योंकि इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें तो स्कूल्स में भी कभी ये नहीं बताया जाता कि आप एक्चुअली प्रैक्टिकल तरीकों से पैसा कैसे कमा सकते हो और उस पैसे को मैनेज किस तरह से कर सकते हो। बस इसीलिए आज का ये कॉन्वर्सेशन हमने किया है। अगर आप आपके अर्ली 20s में हो, फर्स्ट आपको जॉब लगा है, फर्स्ट सैलरी आपको मिलने वाली है, तो ये एपिसोड आपको जरूर देखना चाहिए। या अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसे कुछ टाइम हो चुका है पैसा कमाते हुए, बट यू स्टिल डोंट नो कि अपने पैसे को मैनेज किस तरह से करे, उसे इन्वेस्ट कहाँ करे, सो दिस एपिसोड इज ऑल्सो फॉर यू। ये कॉन्वर्सेशन मैंने किया है मिस्टर कल्याण कुमार के साथ, जो कि एक NISM फाइनेंशियल एडवाइजर है और एक फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर भी है। इस पॉडकास्ट में हमने बात की है कि अपने पैसे को मैनेज किस तरह से करे, उसे इन्वेस्ट कहाँ पे करे, क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए व्हेन वी स्टार्ट अर्निंग मनी। दिस एपिसोड इज द मच नीडेड एजुकेशन दैट वी ऑल नीडेड। रिमेंबर, जनरेशनल वेल्थ बनाने का फर्स्ट स्टेप होता है अपने पैसे को ठीक से मैनेज करना, और ये एपिसोड आपको बस वही सिखाएगा। सो लेट्स स्टार्ट इन 3, 2, 1। कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है शो पे। आज एक ऐसे सब्जेक्ट पे बात करने वाले हैं जिसके बारे में ऑनेस्टली मुझे ज़्यादा पता नहीं है, एंड विच इज़ द प्राइमरी रीज़न कि हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे सीखनी है चीज़ें ये, एंड ऑफ कोर्स ऑडियंस को तो हमेशा सीखनी होती है, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग इज समथिंग जो स्कूल्स में इतना ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता। बहुत एक नीश कैटेगरी है, बट देन ऐसी चीज़ है जो सबको सीखनी चाहिए। एंड आई एम समवन जिसने बहुत सफ़र किया इसकी वजह से, क्योंकि स्कूल्स में नहीं सिखाया गया था। तो फर्स्टली वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच। एंड जब सफरिंग की बात हो ही रही है, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैं भी खुद बहुत सफ़र हुआ, एंड देन आई हैव लर्नड एंड मैंने अंडरस्टैंड किया कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और जितना जल्दी स्कूल को सिखाना चाहिए उतना जल्दी करना चाहिए। बट देन हम ये चीज़ तो कह ही नहीं सकते कि सब स्कूल के हाथ में छोड़ दें। अब आज के टाइम पे यूट्यूब आ गया है, आप गूगल से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, तो आसान हो गया है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि नॉलेज बहुत स्कैटर्ड है इस चीज़ में। आपको नॉलेज तो मिलेगा मगर इतना स्कैटर्ड मिलेगा, कहीं यहाँ पे थोड़ा सा है, यहाँ पे थोड़ा सा है, और इतने सारा कुछ आ गया है, इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं जो हर कोई फाइनेंस की बात कर रहा है, तो समझ में नहीं आता कि किस पे बिलीव करे, क्या सही है क्या गलत है। वो थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। बट ओवरऑल यस, आज हम पूरा फाइनेंस की बात करने वाले हैं, टच करने वाले हैं पर्सनल फाइनेंस, और ये पॉडकास्ट उसके लिए है जिसको फाइनेंस का कुछ भी नहीं आता। एंड फाइनेंस तो इज लाइक जर्नी टू बी ऑनेस्ट, एंड ये चीज़ तो सीखना ही पड़ेगा, सबको सीखना पड़ेगा। ओके, तो एक मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है विथ मनी, इट इज़ लाइक कि जब मैं जॉब कर रहा था तो एक पर्टिकुलर अमाउंट आता था,
एंड उसको मैं मतलब एक ही बार में उड़ा देता था, बिकॉज यू आर यंग एंड यू डोंट नो हाउ टू इन्वेस्ट और समथिंग, एंड आपको जो मतलब नया नया पैसा आता है, यू डोंट रियली प्लान कि ठीक है मतलब देखा जाएगा आने के टाइम पे जब इश्यूज होंगे तब का तब देखेंगे. बट अब जब मैं मतलब यू नो आई एम रनिंग दिस पॉडकास्ट एंड एवरीथिंग, तब मुझे समझ में आता है कि ठीक है, इवन इफ यू आर रनिंग अ बिजनेस, बहुत सारे इश्यूज कभी भी आ सकते हैं. तो आपके पास में एक फंड होना चाहिए. तो हम इमरजेंसी फंड्स की भी बात करेंगे, बट बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं. फाइनेंशियल प्लानिंग होती क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें तो सबसे पहले तो एक इंसान को ओवरऑल सिक्योर रहना है. उसको ध्यान रखना है कि कभी कल को ज़रूरत पड़ जाए पैसों की, तो वो कैसे उसको ये करेगा, ध्यान रखेगा, कैसे उसको मेक श्योर करेगा कि उसकी फैमिली को कोई ट्रबल ना हो, एंड इनफ पैसा हो, खुद पैसा बना रहा हो. ठीक है, और वो कैसे होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे इस पॉडकास्ट में. एंड अगर हम इमरजेंसी फंड की बात करेंगे तो आई वुड लाइक कि इमरजेंसी फंड एक ऐसा फंड है जहाँ पे एक इंसान बेसिकली अपनी फ्यूचर की प्लानिंग करके रखता है. राइट. फॉर एग्जाम्पल आज मुझे 10,000 रुपये चाहिए हर महीने के, कुछ भी हो जाए 10,000 रुपये चाहिए ही चाहिए. तो उस केस में मेरे पास एटलीस्ट 6 महीने का या फिर 1 साल का इमरजेंसी फंड होना चाहिए. कैसे होना चाहिए वो हम बताते. बट अगर हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करें तो बजटिंग इज द की. आज की डेट पे कोई बजटिंग कर नहीं रहा है क्योंकि सबको लगता है यार क्या वेस्ट ऑफ टाइम है, कौन बजटिंग होता क्या है? ओके, तो मैं बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा. बजटिंग इज जस्ट अपना पेपर पेन निकालना है और बताना है कि ये मेरे एक्सपेंसेस है, यहाँ मेरे खर्चे हो रहे हैं और इतना खर्चा हो रहा है, और उस खर्चे को आपको बस ट्रैक डाउन करना है और फिर समझना है. Right. कई बार हम इम्पल्सिवली चीज़ें खरीद लेते हैं. हमारे पास आज पैसा आ गया, इम्पल्सिवली चीज़ें खरीद ली. तो उस चीज़ को ध्यान में रख के उस चीज़ को कैसे हम हैंडल करेंगे वो बजटिंग के थ्रू होता है. मैं बहुत सिंपल तरीका यूज़ करता हूँ, कोई एक्सेल वगैरह नहीं, बहुत दिमाग खराब होता है एक्सेल में मेरा. मैं निकालता हूँ अपनी डायरी जो पिछले साल मिल गई है अपने को. ठीक है, आपको हर साल में एक नई डायरी मिलती है, वो डायरी को उठाओ. जनवरी का महीना है, 3-4 लाइन ड्रॉ करो, सीरियल नंबर डालो, अपना एक्सपेंस लिखो, और एक्सपेंस के साइड में एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है जो आपको डालना है, नीड, वांट एंड इन्वेस्टमेंट्स. ओके, ठीक है, ये 3 कैटेगरी हो गया. नीड, वांट, इन्वेस्टमेंट को आप कैसे समझोगे? फॉर एग्जांपल अगर आप रेंट कहोगे, घर का रेंट तो आपको देना ही पड़ेगा. अगर आप रह रहे हो कहीं, खुद का घर नहीं है तो रेंट तो देना पड़ेगा. इलेक्ट्रिसिटी बिल देना ही पड़ेगा. ये एक नीड है, ये एक मस्ट होना ही चाहिए, आपको देना ही पड़ेगा. ठीक है. वांट क्या हो गया? अगर मुझे लोनावला ट्रिप लेना है, मुझे कहीं बाहर घूमने जाना है, फैंसी रेस्टोरेंट में खाना है, दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाना है, ये एक वांट है. ठीक है. एंड देन हो गया इन्वेस्टमेंट्स. ठीक है, अब एक रूल है 50-30-20 रूल. 50-30-20 रूल. 50 हो गया आपका जो हो गया नीड. ठीक है, तो मतलब अगर मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ, 50,000 मेरे नीड की तरफ जाएंगे. राइट. मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट हो गया, ग्रोसरीज हो गई, ये सब जो इंपॉर्टेंट है. बच्चों का अगर कोई स्कूल, आपके बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं तो उनके लिए भी. ठीक है, नॉट फॉर यू बट देन जनरल ऑडियंस समझ जाएगी. देन अगर 50-30-20, 30 हो गया वांट्स. आपको खुद तो अपने ऊपर खर्चा करना है यार, थोड़ा लाइफ भी एंजॉय करना चाहिए, थोड़ा ट्रिप ले लो, तो वो 30 में चला जाएगा. 20 जो बच गया वो इन्वेस्टमेंट के लिए. तो अब वो उस हिसाब से आपको फिगर आउट करना है और नीड, वांट और इन्वेस्टमेंट आपके हर इसके सामने लिखना है. फिर उसके बाद आपको समझ में आएगा. तो आपको जैसे ही फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए आ गए, आपने उस 1 लाख में से 20,000 लिए और इन्वेस्टमेंट कर दिया, क्योंकि 20% राइट वो इन्वेस्टमेंट चला गया. आपका 50% तो आपको जनरली देना ही पड़ेगा, और उसके बाद आप फिर वांट्स पे ऊपर ये करो 30%. तो ये चीज़ होता है 50-30-20 रूल, आपको बहुत ईजिली बता देता है. और यही बजटिंग भी है. इससे ज़्यादा कुछ भी फैंसी चीज़ नहीं करना आपको, बस बजटिंग करनी है. आपको एक आइडिया हो जाएगा, 3-4 महीने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं. राइट. बस यही तरीका है. इसको ना एक और पर्सपेक्टिव से हम मतलब जस्ट नॉट जस्ट दिस थिंग, बट इस पूरे पॉडकास्ट को हम एक पर्सपेक्टिव से लेते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ समवन जो कि एक फर्स्ट टाइम जॉब उसने अभी मतलब उसे मिली है. बेसिक सैलरी होगी 25-30,000 की. ठीक है. एंड वो इसे अब किस तरह से यूज़ कर सकता है? ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल उसकी सैलरी 20,000-30,000 जो भी है, तो बस वो 50-30-20 रूल लगाएगा, अपना डायरी निकालेगा और हर जगह पे मतलब अपने खर्चे को लिखना शुरू कर देगा. राइट. ठीक है, उसके आगे नीड, वांट्स ये बना देगा. अब ध्यान रखना है कि उसने सब नीड, वांट्स और इन्वेस्टमेंट लिख लिया. अब फॉर एग्जांपल उसको इमरजेंसी फंड, सबसे पहले उसको इमरजेंसी फंड करना है. ठीक है, इमरजेंसी फंड के लिए आपके पास बैंक अकाउंट में 6 महीने का आपके पास जो नीड का पैसा होना चाहिए. नीड मतलब जो आपके, मैंने बताया आपको जो भी,
तो वो होना चाहिए। तो वो कैसे करना है? हाँ, जो नीड, वांट एंड इन्वेस्टमेंट है, ये तीन चीज़ें है, इसमें से भी छोड़ के एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। ये तो आपको सैलरी मिल रही है जो मैंने बताया, ये तो आज आ रही है, कल अगर आपकी जॉब चली गई तो ये सेविंग्स है बेसिकली आप। हाँ, तो बेसिकली आप ना एक 6 महीने का सोच के रखोगे, 6 महीने से 1 साल, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपकी जॉब कितनी रिस्की है कितनी नहीं है। ठीक है, वो इंडिविजुअल को पता रहता है कि मेरी जॉब ना थोड़ी सी रिस्की है, मेरी जॉब उतनी रिस्की नहीं है, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मैं 3 महीने भी रखा तो भी चल जाएगा। ठीक है, वो पर्सनल चॉइस है। बट 3, 6 और 1 साल, ये 3 में से कुछ एक कैटेगरी आप चूज कर लो, आपके ऊपर है। एंड ये बिल्ड करना शुरू कर दो। ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये आपका इन्वेस्टमेंट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग ये नहीं समझते कि अगर आज के डेट पे अगर मेरे पास मुझे 10,000 रुपये लगते हैं, अगर मैं 30,000 कमाता हूँ, 10,000 मुझे लगते हैं घर चलाने के लिए, वो 10,000 कहीं से भी आने चाहिए। मेरी जिंदगी तो नहीं हटने वाली। अब कोविड का सिचुएशन आ गया था, कोविड के टाइम पे भी खर्चे तो हो रहे थे इंसान के, तभी तो हालत खराब हो गई लोगों की, क्योंकि फाइनेंसेस हिले हुए थे सबके। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर किसी ने 10,000 के हिसाब से 6 महीने का उसके पास है, तो जॉब चली भी जाती है, नेक्स्ट जॉब छोड़ने के लिए उसके पास 6 महीने है, ओके, मिल जाएगा उसको 6 महीने में। या फिर उसके बाद अगर उसके यार जॉब बहुत ही ज़्यादा रिस्की में है, तो उसने 1 साल के लिए बना लिया। अब वो 1 साल तक आराम से कहीं जॉब खोज सकता है। उसको कोई बेकार जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, कोई सैक्रिफाइस करने की ज़रूरत नहीं है, एंड वो अपनी लाइफ को जी सकता है अच्छे से। तो ये तरीका है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाता है, लोग सोच रहे होंगे कि इमरजेंसी फंड तो आपने बोल दिया बड़ी आसानी से, बनेगा कैसे? राइट जी, तो बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपका जो नीड है, वांट है और इन्वेस्टमेंट्स, तो आप वांट्स को ना कुछ टाइम के लिए रोक दो। ठीक है, थोड़ा सा कोशिश करो कि मैं वांट्स को रोक दूं, और वांट्स का पैसा ना स्टार्ट करो अपना बैंक अकाउंट में डालना। ओके, और वो बैंक अकाउंट अलग सा रखो, एक अलग बैंक अकाउंट जिसमें आपका इमरजेंसी फंड बन रहा है। और वो जो बन रहा है ना बैंक अकाउंट, उसमें एक ऑटो स्वीप वाला फीचर होता है। ऑटो स्वीप क्या है? बस अगर फॉर एग्जांपल 10,000 रुपए मेरे बैंक में है, 10,000 के ऊपर 1 रुपए भी जाता है ना, ऑटोमेटिकली वो एफडी बन जाता है। ये एक फीचर है जो बैंक आपको देता है, मोस्टली बैंक्स बताते नहीं है, बट ये एक फीचर बहुत अच्छा फीचर है, ऑटो स्वीप अकाउंट। तो कन्वर्ट कर दो, तो जो भी पैसा है उसके ऊपर वो एफडी में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, इमरजेंसी फंड का एक रूल ये है कि आपका पैसा ना भले ही स्टॉक मार्केट जितना ग्रो ना करे, मतलब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया तो उतना ग्रो ना करे, बट एटलीस्ट इन्फ्लेशन को बीट करना चाहिए। ओके, तो आज के डेट पे अगर इन्फ्लेशन 5.5 है या 6 है, तो उतना तो बीट करना ही चाहिए। अगर उतना भी नहीं कर रहा तो फिर इमरजेंसी फंड आपको बेसिकली नुकसान दे रहा है। आपने एक फंड बना दिया, मगर वो तो फिर कम होता जा रहा है, क्या करोगे आप? सिर्फ सेविंग्स में नहीं डाल सकते। सेविंग अकाउंट आज के डेट पे 3.5 देता है। राइट, ठीक है, चाहे आप SBI में चले जाओ और या HDFC में चले जाओ, 3.5% के ऊपर कोई दे ही नहीं रहा है, और इन्फ्लेशन है 5.5, मतलब आपका पैसा कम हो रहा है। 5.5 माइनस 3.5 माइनस, मतलब बेसिकली आप पैसा लूज कर रहे हो। तो इसीलिए आपको FD तो कर ही लेना चाहिए। और FD सिर्फ इमरजेंसी फंड को ये करने के लिए, वो FD आपको शायद 5.56 का रिटर्न दे देगा, तो वो हार्डली इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है, तो पैसा जितना है उतना ही रहेगा, जो कि सही है। ओके, ठीक है, तो वो चीज़ करना है, आपके वांट्स को आपको डाइवर्ट करना है, और आपका इमरजेंसी फंड बनना तैयार हो जाएगा। ये है प्रोसेस 1। प्रोसेस 2 ये है कि प्रोसेस 2 पे भी जाओ, उसके पहले एक बहुत बेसिक यहाँ पे ब्रेक डाउन करते हैं फॉर दोज पीपल जिन्हें FD क्या है वो ही नहीं पता। तो हाउ डू यू ब्रेक डाउन FD को? तो FD में ये कहूँगा कि आपको बेसिकली बैंक क्या बोलता है कि आप ना अपना पैसा मुझे दो, और मैं आपको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रिटर्न दूंगा, और इतना आपको एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको अपना पैसा मेरे को दे के रखना होगा। फिर वो उसके साथ क्या करता है वो आपको नहीं कुछ लेना देना, बट मैं आपको एक फिक्स्ड ये दूंगा। हर डेट इंस्ट्रूमेंट, गवर्नमेंट अगर आप आज के डेट पे अगर एक ब्रिज भी बनाना चाहता है, उसको पैसे की ज़रूरत है। वो पैसे आपसे लेगा, और आपसे लेगा इन अ कंडीशन कि मैं आपको आज के डेट पे आपसे अगर मैंने 1 लाख रुपए लिया, तो मैं आपको हर साल उसका 7% या 8% दूंगा रिटर्न। तो इंसान बोलता है ठीक है, ये तो अच्छा है, मेरा पैसा बैंक में रहने से अच्छा यही है कि मैं किसी को दे दूं और वो मुझे थोड़ा रिटर्न ज़्यादा दे। तो बस FD भी वही करता है, 5.56% का। हमारे पेरेंट्स का फेवरेट FD जो है वो आपको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रिटर्न देता है। तो ये सबसे सेफेस्ट वे है जिससे आप, सबसे सेफेस्ट। ओके, ओके, क्योंकि कल को बैंक को अगर कुछ हो भी जाता है, तो RBI बोलेगा बैंक को कि नहीं यार, आपने इसका पैसा लिया था, आपको देना पड़ेगा। तो वो बैंकरप्सी के कगार तक आ जाने पर भी वो आपको कैसे भी करके पैसा दे देगा। ओके, सो मतलब जस्ट इन केस अगर एक बैंक है वो मतलब कुछ हो जाता है, क्रैश हो गया या कुछ भी हो गया, तो उसके जगह पे RBI वो रिटर्न करेगा। क्योंकि RBI ने उस बैंक को लाइसेंस दिया है, तो RBI ही गारंटी लेगा कि कल को अगर बैंक को कुछ हो जाता है
तो उसके पास जो पैसा बचा हुआ, क्योंकि बैंक्स को ना आरबीआई के साथ लाइसेंस लेने के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी भी देना पड़ता है बैंक को, ठीक है। उसके बाद जो लोगों का पैसा आता है, उस पैसों को लेके वो आगे 10 लोग को दे सकते हैं, उससे बैंक पैसे बनाता है। मैंने आज 10 रुपए किसी से लिया, वो 10 रुपए मैं और 10 लोग को उधार में दे सकता हूँ, राइट। तो जब मैं उधार दूंगा तो उनसे इंटरेस्ट कमाऊंगा और उससे बैंक चलता है। तो बैंक को जब लाइसेंस आरबीआई ने दिया है, तो आरबीआई के पास एक गारंटी मनी भी है, तो कल को कुछ हो जाता है तो वो आपको पैसे दे देगा। तो एफडी बहुत सेफ है उस मामले में। ओके यस। सो अब हम मूव करते हैं जो नेक्स्ट वाला था उस पे, नेक्स्ट इमरजेंसी फंड के लिए जो आप कह रहे थे कि दिस इज द फर्स्ट वे। तो प्रोसेस 2 ये है कि वॉन्ट्स जैसे आपने लिख दिया और साथ में इन्वेस्टमेंट्स, तो सुनने में थोड़ा शॉकिंग लगेगा कि मगर कुछ टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट्स मत करो, इमरजेंसी फंड बना लो और उस फंड को बनाने के बाद जो दूसरे अकाउंट में रहेगा एक ऑटो स्वीप अकाउंट ऐड कर दो, ऑटो स्वीप फीचर ऐड कर दो और बेसिकली आपका पैसा एफडी के रेट पे बढ़ता रहेगा एंड दैट्स ऑल। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। वो 6 महीने का बन गया, उसके बाद आप अपने वॉन्ट्स और जो इन्वेस्टमेंट्स है कंटिन्यू कर दो। ओके, सो ये हम जिस लेंस से देख रहे हैं वो 30,000 जिसका सैलरी है उसके लेंस से देख रहे हैं, तो ऑफ कोर्स उसके लिए थोड़ा ईजियर होगा बिकॉज उसने तो जस्ट अभी अर्न करना शुरू किया है। Correct. तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट वोंट बी अ प्रायोरिटी अभी, तो वो बना सकता है ये फंड को। एंड आपने जो ये 2 प्रोसेस बताया उससे उसके लिए बनाना ईजी भी हो जाएगा। करेक्ट। ओके, इस बंदे ने एक बार मतलब अपना इमरजेंसी फंड बना लिया, अब उसे मतलब ये कैसे, एंड दिस इज अ जनरल क्वेश्चन नॉट जस्ट फॉर दिस वन पर्सन, कोई जज किस तरह से करे अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को कि या अपने फाइनेंशियल स्टेटस को कि किस पॉइंट पे है वो, एज इफ लाइक जहाँ पे उसे कितने बड़े इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए या कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये सब वो जज कैसे करे? तो जैसे कि हमने बात किया, सबसे पहले तो इमरजेंसी फंड अगर उस आदमी के पास आ गया, ठीक है, तो ठीक है, नंबर 1 टिक। नंबर 2 क्या होगा कि सबसे इमरजेंसी फंड का लेयर 1 जो मैं कहूँगा जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इमरजेंसी फंड क्या है पता है? हेल्थ इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस। ओके, अगर किसी इंसान के पास हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस है, इसका मतलब ये है कि वो इंसान सिक्योर्ड है। एक तरीके से आप सोच के देखो ना, हेल्थ इंश्योरेंस आप कब यूज करते हो? इमरजेंसी के टाइम पे यूज करते हो। वर्स्ट केस सिनेरियो जब हो जाता है तब लाइफ इंश्योरेंस यूज होता है, ठीक है, आपकी फैमिली सेव रहती है। तो ये एकदम लेयर 1 है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही आपका इमरजेंसी फंड आपने प्रिपेयर कर लिया, नेक्स्ट आपको करना है हेल्थ इंश्योरेंस। एक अच्छा सा हेल्थ इंश्योरेंस अपने लिए खोजना है और उस पर इन्वेस्ट करना है। बेसिकली आप एक प्रीमियम भरते हो हर साल और फिर जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको बोलती है कि हम आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कल को कुछ भी हो जाता है तो हम आपको इतना पैसा देंगे आपके मेडिकल इसके लिए। अब प्रॉब्लम ये होती है कि लोग हेल्थ इंश्योरेंस को अच्छे से समझते नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हेल्थ इंश्योरेंस की बात हो रही है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हेल्थ इंश्योरेंस जो है ना वो डिपेंड करता है कि आप कौन से सिटी में बिलोंग करते हो। तो मैं मुंबई में रहते हुए 1 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले सकता, क्योंकि मैं अगर हॉस्पिटल में एडमिट हुआ ना 1 लाख क्या मुझे 5 लाख का फटका लगा तो 4 लाख का मैं अपने पॉकेट से डालूंगा। फिर क्या हुआ मेरे इन्वेस्टमेंट का, क्या हुआ मेरे सेविंग्स का, क्या हुआ मेरे इमरजेंसी फंड का? बिल्कुल नहीं। इमरजेंसी फंड जो है वो वहीं रहेगा। हेल्थ इंश्योरेंस अच्छा होना चाहिए, ऑप्टिमम होना चाहिए। तो 5 लाख एक अच्छा अमाउंट है मुंबई के हिसाब से। टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटी के हिसाब से आप समझो कि आपके एरिया में खर्चा कितना हो रहा है। अगर कोई एडमिट हो जाता है तो क्या खर्चा हो रहा है, ठीक है। आप अगर एक फैमिली फ्लोटर प्लान भी ले सकते हो मेडिकल के लिए, बट उसमें वही हो जाता है कि फैमिली फ्लोटर प्लान शायद आपको आसानी से मिल जाए पेरेंट्स के साथ अगर आपने ले लिया तो, बट उसमें यही होता है कि जो मम्मी पापा का एज, जो जिसका सबसे बड़ा एज होगा ना उसके हिसाब से वो हाँ, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अपना अलग लो, पेरेंट्स का अलग लो। पेरेंट्स का बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक सर्टेन एज के बाद कोई गारंटी नहीं दे सकता कि मेडिकल एक्सपेंसेस कितना, और बहुत तेज़ी से मेडिकल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो आपके सारे पैसे चले जाएंगे। इसीलिए एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस तो ले ही लो, अर्ली 20s में ले लो। और यही टाइम है जब तुम अच्छा, क्योंकि तुम्हारा कोई हेल्थ कोई इश्यूज नहीं है तो उस टाइम पे जब आपने कम से कम आपका मैं कहूँगा कि प्रीमियम में एक अच्छा कवरेज मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ है। एंड जब लाइफ इंश्योरेंस की बात होती है, लाइफ इंश्योरेंस आपको कब लेना चाहिए? जब आपके ऊपर हेविली लोग रिलाई कर रहे हैं, आपकी एक फैमिली है जो आप पे रिलाई कर रही है। तो अगर आपको कुछ हो जाता है कल को तो आपकी फैमिली कैसे ये करेगी? तब आपको एक लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हो। एंड आप 30 में भी ले सकते हो, अर्ली 30s में भी ले सकते हो, जल्दी भी ले सकते हो, आप बाद में भी ले सकते हो। इट डिपेंड्स कि आपके ऊपर अगर किसी का लाइक यू आर द ओनली ब्रेड विनर इन द फैमिली तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बट अगर आप वो नहीं है, मतलब घर में और भी लोग हैं तो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट अभी के लिए, एटलीस्ट अभी के लिए नहीं है, अभी के लिए नहीं है, बट पर्सनल चॉइस है। मगर मैं कहूँगा कि लाइफ इंश्योरेंस इतना मस्ट नहीं है अगर आप सोल ब्रेड अर्नर नहीं हो
तो आप वेट कर सकते हो, आप बाद में भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड आप जब लोगे ना, आपको सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस का एक रूल को फॉलो करना है, विच इज़ 25x। इसका मतलब ये है कि अगर आप सैलरी आपकी सालाना आप 10 लाख रुपए कमाते हो, तो 25 मल्टीप्लाई कर दो उसमें, मतलब 2.5 करोड़ का आपका टोटल कवरेज होना चाहिए। ये आपकी फैमिली को सिक्योर करेगी। ये नहीं कि आप 1 करोड़ का प्लान ले लो, क्योंकि हर इंश्योरेंस कंपनी आपको 1 करोड़ का ही लाइफ इंश्योरेंस चिपका रही है, राइट? हर कोई, क्योंकि वो 1 करोड़ सुनने में तो बहुत बड़ा लगता है, मगर आप सोचो यहाँ से 15-20 साल बाद अगर जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो वो अमाउंट का उतना वैल्यू नहीं रहेगा, तो उस हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ओके। सो जो आपने अभी ये बात कही कि पहले आपको इमरजेंसी फंड बनाना है, एंड उस इमरजेंसी फंड में भी फर्स्ट स्टेप इज़ कि आप इंश्योरेंसेस आपके देख लो, उसमें भी हेल्थ इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड फिर अगर आप के ऊपर और लोग डिपेंडेंट है तो लाइफ इंश्योरेंस की तरफ आप जाओ। दिस विल बी द फर्स्ट स्टेप। इसके बाद में क्या करना चाहिए इस इंसान को? इसके बाद एक इंसान को समझना चाहिए कि क्या मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो मैं किस टाइप का इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा एक गोल है, मेरा गोल है कि 10 साल फ्रॉम यहाँ से 10 साल मुझे यूके में जाके पढ़ाई करनी है, ठीक है, तो उसके लिए मैं गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग कर सकता हूँ। मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे स्टॉक्स का इतना आइडिया नहीं है, तो मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूँगा। चलो ठीक है। म्यूचुअल फंड भी आप थोड़ा डिस्क्राइब करिए कि म्यूचुअल फंड्स एग्जैक्टली क्या तो म्यूचुअल फंड्स बेसिकली क्या है कि आज के डेट पे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के मल्टीपल तरीके, एंड द ईजिएस्ट एंड द सिंपलेस्ट तरीका मैं कहूँगा कि इज़ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में क्या करता है, एक फंड मैनेजर होता है, नॉट नेसेसरली एक फंड मैं आपको एक्टिव और पैसिव म्यूचुअल फंड बताऊंगा, बट म्यूचुअल फंड में आप समझ लीजिए कि एक आदमी है जो आपके लिए 10-15 स्टॉक्स का बास्केट बनाएगा, राइट? ठीक है, और वो 10-15 स्टॉक्स वो देखेगा कि कब इसको निकालना है, कब इसको नहीं निकालना है, तो आपको सिर्फ उसको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी हर महीने देना है, और वो आपका ध्यान रखेगा कि आपको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रिटर्न्स मिलता रहे, इतना मिलता रहे। गारंटी नहीं है, बट मिलता रहेगा। आप एक आइडिया लगा सकते हो कि पास्ट में इतना मिला है तो अभी थोड़ा सा वैसा मिल सकता है, बट नो गारंटी, बट बेटर होगा, एफडी से तो मच बेटर होगा, ठीक है। तो उस अमाउंट को जब आप डालोगे, आप 10 साल के बाद देख सकते हो कि 10 साल आज मैंने इतना इन्वेस्ट करना शुरू किया, और 10 साल के बाद मेरा इतना अमाउंट हो जाएगा। इतना अमाउंट काफ़ी है क्या यूके जाने के लिए, ये आप फिगर आउट कर सकते हो। बहुत सारी ऑनलाइन SIP टूल्स मिलती है। सो एक म्यूचुअल फंड में बेसिक रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है, मतलब इफ़ यू हैड टू गिव एन परसेंटेज ऑन एन एवरेज कितना होता है? तो मैं आपको सबसे सिंपलेस्ट बताता हूँ। इंडेक्स फंड जो है, इंडेक्स फंड में जो इन्वेस्ट करते हैं, 15 साल में देखा गया है कि 15 साल ऑन एन एवरेज में 15% रिटर्न मिल जाता है। इंडेक्स फंड क्या होता है? इंडेक्स फंड होता है, जैसे मैंने आपको बताया, म्यूचुअल फंड में आपका बास्केट ऑफ स्टॉक्स होता है। इंडेक्स होता है सेंसेक्स और निफ्टी। अब सेंसेक्स और निफ्टी हम हमेशा सुनते हैं, मगर हमें समझ में नहीं आता क्या है ये। सेंसेक्स में 30 कंपनी होती है, इंडिया की टॉप 30 कंपनीज, ठीक है, और निफ्टी में होती है निफ्टी 50 कंपनीज, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी। अब सबसे बड़ी कंपनी कौन सी होगी? रिलायंस हो गई, रिलायंस इंडस्ट्री, ठीक है। उसके बाद HDFC हो गई, अभी बीच में HDFC बैंक और HDFC का मर्जर हुआ था, तो वो हो गया। फिर उसके बाद आपका एशियन पेंट्स हो गया, पिडिलाइट हो गया। ये सब जो बड़ी कंपनीज है जो हम आए दिन हर दिन यूज करते हैं, ठीक है, इन्हीं का एक बास्केट ले लिया गया। अब अगर मैं किसी को भी आपको पूछता हूँ, आपको क्या लगता है यहाँ से रिलायंस कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा? हाँ, डेफिनेटली 10 साल में तो ऊपर जाएगा। 1 साल का नहीं पता, बट चलो 10 साल में तो ऊपर जाएगा। तो बस वही करना है आपको एक इंडेक्स फंड जिसमें 50 इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, जो इतनी अच्छी है, जो लोगों को पसंद आ रही है हर तरीके से, बस उसमें आपको पैसे लगा देने हैं। और पैसे भी बहुत सिंपल तरीके से लगते हैं। कोई आपको डीमैट अकाउंट खोलने तक की जरूरत नहीं है। अच्छा, आपने हाँ बिल्कुल, आप अगर देखोगे कि फोन पे का ऐप हो गया, पेटीएम का ऐप हो गया, अगर कोई यूज कर रहा है अभी पेटीएम, तो पेटीएम का ऐप हो गया, तो उस ऐप में भी अगर आप जाओगे तो आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने का मौका, म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है। इतना सिंपल तो कर ही दिया। ओके, सो म्यूचुअल फंड्स में इंडेक्स फंड्स आर द सेफेस्ट, आई वुड से। सेफेस्ट इसीलिए है क्योंकि उसमें 50 कंपनीज का है। करेक्ट, टॉप 50 जो कंट्रीज है। एंड म्यूचुअल फंड्स आर समथिंग जहाँ पे आपको आपका खुद का दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको स्टॉक्स का एनालिसिस करने की खुद को जरूरत नहीं है, कोई और इंसान आपके लिए वो बैठ के कर रहा है। बिल्कुल, यू जस्ट हैव टू गिव देम योर मनी। हाँ, बट इंडेक्स फंड में ना वो 50 कंपनीज फिक्स्ड होती है, तो इसीलिए कोई आदमी भी नहीं बैठा आपका। ओके, तो पहले से ही कंपनीज प्री डिसाइडेड है, ये 50 कंपनी है। 50 कंपनी के वेटेज अलग अलग है। वेटेज मतलब अगर आज के दिन में 100 रुपए लगा रहा हूँ तो 100 रुपए अलग अलग लगेगा, मतलब 100 डिवाइड बाई 50 नहीं होगा। हर कंपनी में 2 रुपए नहीं लग रहा। ओके, अगर मैं 50 निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड की बात कर रहा हूँ तो 2 रुपए हर कंपनी में नहीं लगेगा।
रिलायंस में 11-12 रुपए लग जाएंगे, ठीक है, HDFC में 10 रुपए लग जाएंगे। तो ऐसे करके डिवाइड होता है। ओके, तो so this depends on the person or the whoever is handling your fund. नहीं, दिस डिपेंड्स। अगर ये एक इंडेक्स फंड है तो इट डिपेंड्स कंप्लीटली कि इंडेक्स फंड में वो 50 कंपनी कौन सी है और उसका वेटेज क्या है। तो इसमें इंसान भी इन्वॉल्व नहीं होता, तो इसीलिए आपके जो चार्जेस है, कोई तो चार्ज लेगा ना आपका अगर, तो वो भी बहुत कम है। Okay. बट देन ये है पैसिव म्यूचुअल फंड, इंडेक्स जो हो गया। अब एक्टिव म्यूचुअल फंड क्या है? एक्टिव म्यूचुअल फंड वो है जहां पे एक फंड मैनेजर एक्टिवली स्टॉक्स आपके लिए पिक कर रहा है। मतलब वो यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्म कर रहा है, सब ब्रेनस्टॉर्म कर रहा है, उसकी टीम बैठी है, उनको सैलरी जा रही है, वो उनका पूरा का पूरा काम ये है कि मैं इंडेक्स को बीट करूं। मतलब इंडेक्स अगर मेरे लिए आज के डेट पे 15% जनरेट कर रहा है, मुझे 15 से तो ज्यादा ही करना है। क्यों करना है ज्यादा? क्योंकि अगर मैं 15 भी नहीं कर पा रहा तो क्या फायदा उस आदमी का मुझे ज्यादा पैसे देने का? मैं क्यों वो एक्सपेंस रेशियो दे रहा है, क्यों ज्यादा फीस दे रहा है? ठीक है, वो तो डायरेक्ट इंडेक्स में इन्वेस्ट कर देगा, 15% तो मिल रहा है ना। इस आदमी का काम यह है मुझे उसको बीट करना है। बट कई बार करते हुए वो नहीं कर भी पाता है। जरूरी नहीं है कि सारे म्यूचुअल फंड इंडेक्स को आज बीट कर रहे हैं। वो कोशिश में ना कि मैं जल्दी ये करता हूँ वो करता हूँ, सेक्टर में काफी इन्वेस्ट करते हैं। सेक्टर मतलब फॉर एग्जाम्पल पेंट सेक्टर हो गया, एशियन पेंट्स हो गया, बर्जर हो गया, ठीक है। इसमें अगर मैं पैसा लगाऊंगा आज के डेट पे, एक रिस्क एसोसिएटेड है, क्योंकि पेंट कंपनी को फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने कोई लाइसेंस दे दिया, कुछ दे दिया, तो उस केस में वो ऊपर जाएगा, ठीक है। मगर अगर मान लीजिए कोई लाइसेंस, कोई नया टैक्सेशन लगा दिया, तो वो नीचे जाने लग जाएगा। तो एक सेक्टर का एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और म्यूचुअल फंड में एक्टिवली जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो ज्यादातर सेक्टर में लगाते हैं, क्योंकि उनको लगता है आज फार्मा में लगाते हैं, फार्मा ग्रो कर रहा है, ये कर रहा है, तो वो कोशिश वही रहती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे निकालने हैं। तो कई बार इधर उधर हो जाता है। सेक्टर एक्सपोजर जब ज़्यादा होता है, रिस्क ज़्यादा होता है। और एक चीज़ इन्वेस्टिंग में हमेशा ट्रू है, विच इज़ कि अगर रिस्क है तो इश्क है। इसका मतलब रिस्क अगर है, इन्वॉल्व है, तो आपको रिटर्न्स भी ज़्यादा मिलेंगे, बिकॉज वहाँ पे हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला वो एक जो फंडा है। ओके, करेक्ट। और जब आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि कोई फंड मैनेजर इन्वॉल्व नहीं होता है, इंडेक्स में डायरेक्ट निफ्टी 50 के इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो कोई ज़्यादा उतना रिस्क है नहीं आपके। हर एक, अगर आप कोई भी 50 कंपनी देखोगे तो हर कंपनी कोई अलग अलग सेक्टर से आ रहा है, राइट, क्योंकि वो अपना सेक्टर का मार्केट लीडर है, वो सबसे ज़्यादा वहाँ पे है, तो उससे रिस्क भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, राइट। तो उस हिसाब से थोड़े आपके इन्वेस्टमेंट उतने ज़्यादा तेज़ी से ग्रो नहीं करेंगे, बट ठीक है। बट अ वाइज पर्सन वुड मेक दिस डिसीजन कि इंडेक्स में भी वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है एंड यहाँ पे ऑन द एक्टिव साइड भी वो इन्वेस्ट कर रहा है। यस, कर सकता है, बिल्कुल वो चीज़ है। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार एक्टिव वाला ना बहुत सरदर्द है, एक्टिव में भी इतने सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, कैसे चूज करूं मैं कि कौन सा बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड है, फिर उसके बाद अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड्स बने हुए हैं। सो ये जब आप बोल रहे हो अलग अलग टाइप्स के बने हुए हैं, इसका मतलब क्या होता है? अलग अलग टाइप के मतलब फॉर एग्जांपल कोई होगा जो सिर्फ बैंक में इन्वेस्ट करता हो, सेक्टर वाइज का म्यूचुअल फंड, ठीक है, वो एक टाइप का हो गया। बैलेंस्ड होगा जो थोड़ा सा इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, थोड़ा डेट में भी करता है, ठीक है। डेट मतलब जो मैंने बोला आपको कि रेल, अगर कोई ब्रिज बना रहा है गवर्नमेंट, तो उसके लिए भी वो ये होता है। तो डेट जो होता है बहुत सेफर होता है, क्योंकि गवर्नमेंट आपको सामने से बोल रहा है ना कि मैं तो आपको ये देने वाला हूँ, तो उससे आपके रिटर्न्स भी अफेक्ट हो जाएंगे। जितना सेफ होगा और रिटर्न्स भी अफेक्ट होंगे। तो उस हिसाब से म्यूचुअल फंड बहुत अलग अलग कैटेगरी में आते हैं। तो अगर आपका एक गोल है कि मुझे आज के डेट पे 1 लाख रुपए मेरे पास है, मगर 10 साल में मुझे चाहिए 4 लाख रुपए या 5 लाख रुपए, तो मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, या मैं 1 लाख रुपए जो धीरे धीरे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो फिर आप उस हिसाब से एक सबसे पहले ऑनलाइन जाएंगे, SIP कैलकुलेटर खोलेंगे, आप अपना अमाउंट डालेंगे, आप चेक करेंगे कि अच्छा मुझे कौन सा रिटर्न्स मेरे सबसे क्लोजेस्ट आ रहा है, कौन सा एक्टिव म्यूचुअल फंड है जो सबसे क्लोजेस्ट दे रहा है। अगर वो निफ्टी 50 भी है ना तो लगा दो, और अगर निफ्टी 50 नहीं है, कोई और म्यूचुअल फंड है कोई और टाइप का, तो फिर उसके बाद उस टाइप का फिगर आउट करने के बाद आप देखो कि वो कौन सी AMC को बिलोंग करता है, कौन से एसेट मैनेजमेंट कंपनी, मतलब HDFC हो गया, वो कंपनी कोई तो निकालेगी ना अपना म्यूचुअल फंड। तो पराग पारिक बहुत फेमस नाम है, पराग पारिक हो गए। तो ये लोग जो है ये आपके लिए मैनेज करते हैं। तो जितना रेपुटेटेड नाम होगा उतना अच्छा होगा, क्योंकि कल को अगर कुछ हो जाता है, इशू हो जाता है, या खुद में फ्रॉड कर रहे हैं, तो क्या है ना। इसीलिए एक बहुत रेपुटेटेड कंपनी के साथ, AMC के साथ जाना जरूरी है। तो बस वो आपको ध्यान में रखना है। बाकी फिर म्यूचुअल फंड चूज कर लो और बस हो गया। राइट।
सो बेसिकली आपके गोल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से आप इन्वेस्ट करने वाले हो। जी। जो भी आपका लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गोल्स है अकॉर्डिंग टू दैट। ओके, सो ये अब हमने जैसे 50-30-20 वाली बात की थी, उसमें सबसे फर्स्ट हमने फिर इमरजेंसी फंड किया, उसके अंदर हमने इंश्योरेंसेस का देखा, देन वी सॉ कि म्यूचुअल फंड्स देखे जहाँ पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी। इतना करने के बाद में आई वुड से नॉर्मल पर्सन उसे लगने लगेगा कि क्या क्या करूँ मैं, बिकॉज इंश्योरेंस का भी आप देख रहे हैं खुद का, यहाँ पे आप इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। सो व्हाट इज, हाउ डू यू ब्रेक थ्रू दिस मेंटालिटी एंड हाउ डू यू कम इन टू दिस मेंटालिटी कि नहीं मुझे इन्वेस्ट करना है, अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है तो मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा फिलोसॉफिकल साइड ऑफ क्वेश्चनिंग है, बट आई वांट यू टू आंसर दिस एज वेल। देखिए, सबसे पहले तो एक इंसान को ये समझना पड़ेगा कि अगर आज मैं यहाँ रह रहा हूँ, इंडिया में रह रहा हूँ, तो देयर आर सर्टन थिंग्स दैट आई हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट। कुछ भी कभी भी हो सकता है, एंड उन सब चीज़ों को मुझे वेल प्रोटेक्ट रहना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए मैं आज की डेट पे इमरजेंसी फंड बना रहा हूँ, इसीलिए मैं लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस ले रहा हूँ, इसीलिए मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने फ्यूचर को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। तो ये तो बाय डिफॉल्ट है, और ये एक ऐसी चीज़ है, अनफॉर्चुनेटली कहूँ या फॉर्चुनेटली, सबको सीखनी पड़ेगी, क्योंकि इसका कोई और तोड़ ही नहीं है। तो अपनी मेंटालिटी को उस हिसाब से थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा जागरूक रहना पड़ेगा, थोड़ा सा यूट्यूब में सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। इंस्टाग्राम के रील्स के जगह थोड़ा सा कभी बाहर निकल के थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, किताबें पढ़नी पड़ेगी फाइनेंस के। डजेंट मैटर आप कौन सी फील्ड को बिलोंग करते हैं, फाइनेंसेस आपको सीखनी ही पड़ेगी, क्योंकि पैसा इज इम्पॉर्टेंट, और पैसे से पैसा कैसे बनाना है वो भी आपको देखना पड़ेगा, और ये चीज़ आप ही को करना है, क्योंकि आपकी फैमिली को अगर आपको प्रोटेक्ट करना है तो उस हिसाब से आपको उस तरीके से सोचना पड़ेगा। तो अगर जैसे आप धीरे धीरे इस पॉडकास्ट को जैसे किसी ने सुना, यहाँ से उसकी रिसर्च शुरू होती है, ठीक है। दिस कांट बी द एंड ऑफ एवरीथिंग, इट कैन नेवर बी द एंड, मतलब आपको हर दिन कुछ ना कुछ सीखना ही पड़ेगा। तो अब उसको एक आइडिया मिल गया कि अरे ठीक है, बजटिंग करना है, इमरजेंसी फंड करना है, फिर उसके बाद आपका लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, सर्च करना शुरू कर दो। सर्च करो कि कैसे फिगर आउट करना है, मेरे सिटी में हेल्थ इंश्योरेंस कौन सा बेस्ट है, क्या अच्छा है। मैं फिर उसके बाद पॉलिसी बाजार में जाके देख रहा हूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस की इतने सारे टाइप्स है, और उसमें से कौन सा बेटर होगा, क्या बेटर होगा, मेरे लिए कौन सा बेटर होगा, मेरी सिटी के लिए कौन सा बेटर होगा, मेरी फैमिली को कौन सा वेल प्रोटेक्ट कर रहा है। अच्छा, ये वेल प्रोटेक्ट कर रहा है, मगर ये तो एक ही बेड दे रहा है, सिंगल बेड या सिंगल रूम वाला दे रहा है क्या, मुझे तो सिंगल रूम चाहिए, क्योंकि मैं थोड़ा अलग हूँ, ठीक है। तो उस हिसाब से एक इंसान धीरे धीरे अपने हिसाब से सोचना शुरू करता है। हम आज के पॉडकास्ट में सिर्फ उसको एक बड़ा सा ब्रैकेट बना के दे रहे हैं, उस ब्रैकेट से वो अपने छोटी छोटी चीजें निकाल के उसके बाद वो अपना रिसर्च करेगा एंड उस चीज को फिगर आउट करेगा, क्योंकि करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ओके, बट आपने जैसे बजट प्लानिंग की बात की थी, तो बजट, हाउ शुड वन पर्सन मेक श्योर कि वो अपने बजट में रहे, मतलब जो एक्सपेंसेस है, बिकॉज एंड आई, मतलब मैं खुद का एग्जांपल भी ले लूँ अगर, तो मुझे किताबों का बहुत शौक है, एंड देयर हैव बीन टाइम्स जब मैं खुद शौक हो गया था आफ्टर आई सॉ कि मैंने एक महीने में कितना खर्च किया है किताबों पे। तो इसको किस तरह से, मतलब कंट्रोल करें कि अपने बजट के अंदर ही आप एक्सपेंस करें अपना। तो इसी चीज़ को 50-30-20 रूल में जो बताया मैंने, 30% जो आपके वॉन्ट्स है, ये आप किताबों को भी उसमें डाल सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं भी किताबों बहुत खर्चा करता हूँ फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली, बट यार कुछ चीज़ों पे मुझे ऐसा लगता है कि यार ज्ञान की चीज़ है तो फिर तो चलो खर्चा कर सकते हैं, बट देन इस पे भी रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। आपको ध्यान रखना चाहिए कि मैं इससे ज़्यादा स्पेंड नहीं कर सकता, एंड मेरे पास अगर वो चीज़, मैं उस मेंटालिटी में आ जाऊं कि यार मेरे पास पैसे हैं बट मैं फिर भी नहीं करना चाहता, ये बहुत अच्छी जगह है। इस चीज़ में मैं बोलूँगा कि जो आपके बनिया दोस्त है वो बहुत सही है, क्योंकि उनको पता है कि यार थोड़ा थोड़ा पैसा भी अगर बचा लो ना तो बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो उस मेंटालिटी में आना पड़ेगा, थोड़ा कंजूस बनना पड़ेगा। अगर आपको आपके दोस्त बुला रहे हैं कि यार चलो ना सैटरडे को पार्टी करते, यार मना कर दो, हर सैटरडे मत जाओ, ठीक है। उस जगह कुछ और कर लो, कुछ अपने लिए कर लो। एंड कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ेगी, जैसे हेल्थ के लिए जिम लगाना पड़ेगा, आज की नेसेसिटी है ये। अगर आप आज के दिन पे जिम नहीं लगा रहे हो तो आप अपने आप को चीट कर रहे हो कहीं ना कहीं। तो जिम आप उस 50-30-20 वाले में 20 में तो नहीं रहेगा ऑफ कोर्स, बट 50 और 30 में कहाँ प्लेस करोगे जिम को? मैं अपने लिए कहूँगा कि मैं 50 में प्लेस करूँगा। सो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, बट देन ऑफ कोर्स आप सोच के देखिए कि आप 50, ये हेल्थ का मामला है, क्योंकि इससे एक तो आपको मेंटल पीस भी मिल रहा है, ठीक है, साथ ही साथ आप जिम कर रहे हो, आपका फिजिकल भी वेल बिल्ड हो रहे हो, धीरे धीरे आप मेंटालिटी अच्छी हो रही है, आप ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, जिम में जाओ जो सीरियस है अबाउट देयर लाइफ, राइट। ऐसी वाली जो कम्युनिटी है, ऐसे जो थॉट प्रोसेस वाले लोग हैं, बहुत रेयर मिलते हैं, और ऐसी चीज़ों में खर्चा करने से बिल्कुल मुझे प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं तो करता हूँ। बट हाँ,
कौन सा जिम करना चाहिए वो मैटर करता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आज के दिन गोल्ड्स जिम अफोर्ड नहीं कर सकता तो मैं नहीं कर सकता. मैं ज़बरदस्ती नहीं पुश करूँगा खुद को कि मैं करूँ, क्योंकि कोई भी जिम में आप एक्सरसाइज कर सकते हो. आप कितनी सीरियस अपने डाइट के बारे में, उसके बारे में ये हो सकते हो. बट अगर आप ज़बरदस्ती ये सोच रहे हो कि नहीं मेरा एक दोस्त है जो रिच फादर को बिलोंग करता है एंड वो जा रहा है उस वाली जिम में, तो मुझे भी जाना है, वो ज़बरदस्ती हो जाएगी. वो खुद को पूछो फिर कि ये क्या नेसेसिटी है, तो उस हिसाब से फिर आप फिगर आउट कर सकते हो. ओके. ये कब आप मतलब डिसाइड कर सकते हो या कब आपको पता चलता है कि नाउ आई एम फाइनेंशियली फ्री, मतलब मैं खुद का ध्यान खुद रख सकता हूँ? एंड आई आस्क दिस बिकॉज आपने वो मेंशन किया कि किसी के फादर अगर रिच है तो यू आर यूजिंग हिज मनी, बट देन खुद को कैसे पता चलेगा कि अब मैं वेल टू डू, मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम मुझे मिल चुका है? ये किस तरह से फाइनेंशियल फ्रीडम एक आजकल मैंने बहुत देखा है किताबों में या फिर आजकल जो इंटरनेट पे चल रहा है, एक फ्रीडम नंबर चल रहा है. मतलब फॉर एग्जांपल 2.5 करोड़ रुपए अगर आज के दिन पे मेरे पास आ गए तो मैं फाइनेंशियली फ्री हो चुका हूँ. मतलब मुझे शायद जॉब करने की भी जरूरत नहीं है. वो 2.5 करोड़ रुपए मैं थोड़ा थोड़ा हर 4% उससे निकालता रहूँगा. राइट. एंड वो 4% बाकी मार्केट में वो इन्वेस्टेड है तो वो भी वहाँ पे ग्रो होता रहेगा और मैं उससे निकालता भी रहूँगा. बट वो बनाना बहुत मुश्किल है. आज के डेट पे वो बनाना बहुत मुश्किल है. एंड मैं ये कहूँगा कि काम तो करते रहना पड़ेगा सबको, मगर वो चीज़ जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बोला कि लाइफ इंश्योरेंस के लिए आप 25x रूल यूज़ कर सकते हो, वैसे ही आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए भी यूज़ कर सकते हो 25x. आज अगर मैं 10 लाख रुपए कमा रहा हूँ, 2.5 करोड़ रुपए जिस दिन मेरे बैंक अकाउंट में, इसका मतलब मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ. राइट. बहुत लोग हो जाते हैं एंड उसके बाद वो अपने लाइफ के साथ क्या करते हैं वो अलग बात है. मतलब फिर वो उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाते हैं या फिर फिलैंथ्रोपी की तरफ जाते हैं. डिफरेंट एस्पेक्ट हो सकता है लाइफ का. बट आई वुड से कि 25x विल गिव यू एन आइडिया. सो ये जो 25x है या जो 2.5 करोड़ का आपने फिगर बताया, ये आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए या इट शुड बी लाइक डिस्ट्रीब्यूटेड? इट शुड बी वेल डिस्ट्रीब्यूटेड. Okay. ये आपके स्टॉक्स में होना चाहिए. बैंक में होगा तो फिर वही 2.5-3% मिल रहा है, पैसे तो कम हो रहे हैं, फिर आपका क्या फायदा? क्योंकि आप उस पैसों को जिंदगी भर अगर यूज करना चाहते हो तो इसीलिए वो वेल डाइवर्सिफाइड होना चाहिए. सिर्फ स्टॉक मार्केट में नहीं, मैं कहूँगा थोड़े गोल्ड में भी होना चाहिए. Right. और गोल्ड में भी इन्वेस्ट करना है तो सोवेन गोल्ड बॉन्ड्स करके है, तो SGB जो है. इसको ना थोड़ा और ब्रेक डाउन करते हैं. कितने अलग अलग टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, वहां से लेते हैं एंड फिर एक एक करके सबके बारे में हम जानते हैं. ठीक है. तो बहुत टाइप के अलग अलग टाइप के इन्वेस्टमेंट्स हैं. जो इन्वेस्टमेंट मैं कहूँगा फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो आप कह लो कि FD वाला एक हो गया. ठीक है, जो सेफेस्ट है, उसमें आप इमरजेंसी डाल दो. ठीक है. फिर उसके बाद आप कह सकते हो कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट, सिल्वर में, गोल्ड में. गोल्ड में इंडिया में ज़्यादा होता है, मगर गोल्ड में इंडिया में जो एक चीज़ है जिसकी वजह से शायद मैं अपनी मम्मी और दीदी को भी यही बोलता हूँ कि यार फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट मत करो. वो इन्वेस्टमेंट तो नहीं है. रीजन क्यों? क्योंकि यार सबसे पहले तो तुम GST दे देते हो. ठीक है. वो GST के बाद आप मेकिंग चार्ज देते हो. ठीक है. मेकिंग चार्ज देने के बाद आपके पास जो गोल्ड आता है उसका वैल्यू उतना रहता नहीं है, वो कम होता रहता है. मतलब ठीक है वो गोल्ड का वैल्यू बढ़ रहा है, मगर आप बेचने जाओगे तो फिर एक अमाउंट लगेगा, आपको चार्ज लगेगा, GST लगेगा. तो वो एक इन्वेस्टमेंट नहीं है. ओके. वो ठीक है, कहने को ठीक है, गोल्ड है, ईयरिंग्स है एंड ऑल ऑफ दैट है, ठीक है, वो अच्छा लगता है. बट देन मैं ये कहूँगा कि एक गवर्नमेंट ने निकाला है SGB, सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स, जिसको आप खरीद सकते हो, डीमैट अकाउंट के थ्रू खरीद सकते हो. एंड उसमें आपको सबसे पहले तो आपका GST का पैसा बच जाता है, कोई GST का पैसा नहीं लगता. एंड साथ ही साथ आपको 2.5% हर साल का मिलता है उस पर. मतलब आपने 30,000 रुपये लगा तो उसका 2.5% आपको हर साल मिल रहा है. और साथ ही साथ जब बेचोगे वो तो अलग, उस टाइम पे 8 साल अगर रख लिया तो उस पर कोई कैपिटल गेन टैक्सेस भी नहीं देना है. और जब आप उसको बेच रहे हो तो वो उसी रेट पे बिकेगा जो गोल्ड का उस वक्त पे हाँ, जो उस वक्त पे गोल्ड का प्राइस है. ओके. तो आपको हर तरीके से बेनिफिट है. आपने GST का पैसा बचा लिया. 3% कम नहीं होते, बहुत ज्यादा होते हैं उस हिसाब से. तो ये गोल्ड में इन्वेस्टमेंट का SGB बहुत अच्छा तरीका है. जो लोग भी सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट का, वो अपना 10% ऑफ पोर्टफोलियो गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट SGB में करो. ओके. ठीक है. फिजिकल गोल्ड ठीक है, अगर मम्मी मांग रही है तो दे दो. ठीक है. बीवी मांग रही है तो दे दो, मगर वो इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाएगा. वो ठीक है, वो है उधर, राइट, क्योंकि वो आपके पैसे को थोड़ा सा कम कर दिया. पैसों को बढ़ा कौन रहा है, वो इन्वेस्टमेंट है. तो आपका गोल्ड जो हो गया, SGB में इन्वेस्ट करो, वो हो गया कमोडिटी. फिर आप अपना स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो. ठीक है. अब स्टॉक में इन्वेस्ट करने का भी एक रूल होता है, एज रूल बोलते हैं उसको. एज रूल क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आज मैं 30 साल का हूँ. ठीक है. तो 100 - 30, 70% मेरा जाना चाहिए टुवर्ड्स स्टॉक्स एंड 30% जाना चाहिए टुवर्ड्स डेट. डेट मतलब क्या हो गया, जो बॉन्ड्स हो गए, बॉन्ड में इन्वेस्ट, RBI के जो बॉन्ड्स निकलते हैं, गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स निकलते हैं, ये सब में जब आप इन्वेस्ट करते हो ना, जो मैंने बोला कि एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न मिलता है आपको,
कि 6%, 7%, 8%, बट ये बहुत सेफ है, ठीक है। तो इसमें अगर जब आप इन्वेस्ट करते हो, ये आपको गारंटी देते हैं कि इतना तो आपको मिल ही जाएगा। ओके। तो अब एज रूल क्या कर रहे हैं, जैसे आपकी एज बढ़ रही है, आप स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट कम करते जा रहे हो, तो ये गारंटी ले रहा है आपका रिस्क कम कर रहा है ये। तो अगर मैं 50-60 साल के उम्र में हूँ, अब मैं अपना पोर्टफोलियो का 60-70-80% स्टॉक मार्केट में नहीं डालूंगा, राइट। ठीक है। मैं उसको उस तरीके से इन्वेस्ट करूंगा, मैं डेट में इन्वेस्ट करूंगा, ठीक है। उससे क्या है कि मैं गारंटी ले रहा हूँ कि कल को अगर मार्केट तेजी से नीचे गिर गया तो नेक्स्ट 2-3 साल के लिए मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे तो फिक्स्ड रिटर्न्स आ रहे हैं। तो एज रूल बहुत अच्छा तरीका है फिगर आउट करने का। ओके। यस। ओके। सो ये मतलब एफडी एक हो गया, कमोडिटी एक हो गया, फिर आपने क्या बोला था? स्टॉक मार्केट हो गया, एक और है क्रिप्टो। हाँ, तो क्रिप्टो अब फर्स्टली क्रिप्टो के बारे में सबके अपने अपने ओपिनियंस है। क्रिप्टो में अगर इन्वेस्ट करना भी है तो किसे करना चाहिए? आई वांट टू नो दीज 2 थिंग्स। देखिए, किसे करना चाहिए ये बहुत सब्जेक्टिव है, टू बी ऑनेस्ट। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट पे क्रिप्टो किसी को समझ नहीं रहा है। सब कंफ्यूज हो रहे हैं Web3 और क्रिप्टो के बीच में। Web3 बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, बट क्रिप्टोज जो है ना, वो एक अलग तरीके से फंक्शन कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि फ्यूचर ही नहीं है क्रिप्टो का, बट आप जिस एसेट क्लास में लगा रहे हो उसका बैकिंग क्या है। आज आप स्टॉक्स में अगर पैसा लगा रहे हो तो कंपनी अच्छा कर रही है, इसलिए ये अच्छा हो रहा है ना, तभी आपके पैसे बढ़ रहे हैं। मान लीजिए मैं कंपनी हटा दूं और सिर्फ बोलूं कि ये नहीं, ये स्टॉक है जो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये सिर्फ स्पेकुलेटिव है, या फिर ये सिर्फ उस पर डिपेंड करता है कि 10 लोग इसको खरीदना चाहते हैं तो उसका भाव ऊपर नीचे होगा। आज के डेट पे क्रिप्टो के साथ यही हो रहा है, किसी को नहीं पता क्या हो रहा है, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि यार ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। अगर हो रहा है, अगर आपको थोड़ी सी क्यूरोसिटी है, तो यार 2-3%, 5% अपना इन्वेस्ट कर दो। अगर आप यंग हो, आपको लग रहा है कि तो ये चीज़ मैं समझ रहा हूँ, इथेरियम क्या है, बिटकॉइन क्या है, तो करो 5% इन्वेस्ट। मैंने भी किया है, ठीक है। मगर इससे ज़्यादा मत करो, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। ये बहुत ईजी, आप देखते हो NFT देखते हो यार, पेंटिंग बिक रही है, डिजिटल पेंटिंग इतनी करोड़ों में आ जाती है, नॉट नेसेसरली आपका कुछ होने वाला है उससे, ओके, ठीक है। तो बहुत रेयर होता है, और वो भी ऐसे फंक्शन करता है कि 10 पेंटिंग बनाए, उसमें से एक किसी फेमस आर्टिस्ट को दे दिया या किसी को दे दिया, सेलिब्रिटी को, और उसका भाव अपने हिसाब से बोल दिया कि ये तो 10 करोड़ का है, 20 करोड़ का है। ऑटोमेटिकली लोग फिर क्या बोलेंगे, अरे वाह ये तो 10 करोड़ का हो गया, मैं भी खरीदता हूँ, और वहां से वो उनका पैसा ले लेते हैं, ठीक है। रियल एस्टेट में भी आजकल बहुत देखा जा रहा है कि कुछ बड़ी बड़ी रियल एस्टेट कंपनीज जो है वो क्या करती है, अपना 2-3 घर जो होती है बहुत महंगे में बेचती है, किसको बेचती है वो भी नहीं पता, ठीक है। अपने में ही किसी को बेच देती है, और फिर बोलती है कि देखो घर का भाव तो ये चल रहा है, ठीक है। सामने वाला सोचेगा अरे 10 करोड़ का घर 5 करोड़ तो मैं खरीदने मिल रहा है, तो क्यों ना खरीदूं, बट वो 5 करोड़ का भी है क्या। वही चीज़ क्रिप्टो के साथ भी हो रही है। ओके, सो बेसिकली एफडी, कमोडिटी, डेट, स्टॉक, क्रिप्टो, ये अलग अलग टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है। और भी कोई है इसमें? और मैं कहूँगा, जैसे मैंने डेट बोला था, डेट तो आपने गिन लिया, ठीक है, बस इतना ही है, वही सब है, मेजरली यही है। राइट। सो अब एक बंदा है जिसकी बात हम बात करें, 30,000 सैलरी है, अब 50-30-20 वाला उसने रूल लगा दिया इस पे, 30,000 का 20% कितना होगा? आई एम नॉट गुड विथ मैथ्स। 30 का 20, राइट, 30 का 20 कितना होता है? 10 तो हो गया 3, और 6 हो गया 6,000 हो गया। सो 6,000 मोटा मोटा वो इन्वेस्ट करने वाला है। अब इस 6,000 को उसको किस तरह से वो डिसाइड करेगा कि कहाँ इन्वेस्ट करना है उसे? ये जो आपने इतने सारे अलग अलग टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बताया, इसमें कहाँ कहाँ उसे कितना कितना करना चाहिए? तो अब उस 6,000 जैसे उसके पास आ गया ना, तो सबसे पहले उसको समझना है कि क्या मैं इतना कैपेबल हूँ आज के डेट की, मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में डायरेक्ट इक्विटी में पिक कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। तो खुद से पूछना चाहिए, और अगर कुछ नहीं पता है ना, तो सिंपली निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना शुरू करना चाहिए। वहाँ से उसकी रिसर्च शुरू होती है। मैंने भी शुरुआत जो की थी, मैंने इंडेक्स फंड से शुरुआत की थी। जब मैंने इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया तो मैंने सोचा कि चलो खोल के देखता हूँ कि कितनी कंपनीज है जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया। फिर मैंने खोल के देखा तो मुझे दिखने लगी, फिर मुझे इंटरेस्ट आया, फिर धीरे धीरे जब इंटरेस्ट बढ़ता चला गया, मैंने फिर बाकी चीज़ों में इन्वेस्ट करना शुरू किया। SGB में इन्वेस्ट मैंने लास्ट 3 साल में ही जब करना स्टार्ट किया था, वहाँ से शुरुआत हुई कि SGB में करते, तो धीरे धीरे वो रिसर्च प्रोसेस स्टार्ट होता है। बट आप ये 6,000 को लेके अपना इसको 10% जो है SGB में लगा सकते हो, ठीक है। 6,000 का 10% हो गया 600 रुपये, ठीक है, किया जा सकता है। 600 रुपये आपका हर महीने जा रहा है SGB के तरफ, ठीक है। और उसके बाद बचा हुआ जो पैसा है आप उसको एज रूल यूज़ कर सकते हो उस पर, ठीक है। एज रूल में जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आज 30 साल के हो तो 100 - 30 70%, तो 70% आप इसका स्टॉक्स में डाल दीजिए,
और बचा हुआ जो है आप डेट म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए। डेट म्यूचुअल फंड आप सर्च करोगे तो बहुत ईजिली मिल जाएगा, राइट। इन्वेस्ट कर दो उसमें बस। ओके, सो म्यूचुअल फंड स्टॉक्स में आता है या डेट वाले में आता है? म्यूचुअल फंड अलग अलग टाइप के होते हैं। Okay. म्यूचुअल फंड डेट के भी टाइप्स हो सकते हैं, अच्छा। सिर्फ स्टॉक का भी म्यूचुअल फंड हो सकता है, दोनों का बैलेंस भी हो सकता है। तो म्यूचुअल फंड हर तरीके से का मिलता है। ओके, तो डिपेंड करता है कि आप कैसा टाइप का चाहिए। अगर सिर्फ इक्विटी, मैं सिर्फ इक्विटी की बात करूंगा, 70% अगर उसमें जाने चाहिए तो सिर्फ इक्विटी वाला म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हो। ओके, बस ये। ओके। सो ये आपका बेसिक एक जो 30,000 सैलरी है उस पर आप इस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हो। ये तो हमने समझा कि इन्वेस्ट कहाँ कहाँ करना है, इन्वेस्ट कैसे करना है, मतलब व्हाट आर द एप्स, व्हाट आर द सोर्सेज जहाँ से हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसका भी एक रोड मैप आप दे सकते हो लोगों को? बिल्कुल। तो आज के डेट पे जो स्टार्टिंग था ना, जब हम इन्वेस्टमेंट हमारे दादाजी टाइप के जब थे, तब वो लोग ट्रेडिंग करते थे, तो उनका पास उतना कुछ तो एप्स वगैरह था नहीं। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या किया, बैंक्स जो हैं जैसे HDFC हो गया, वो फुल सर्विस ब्रोकर्स बने। फुल सर्विस ब्रोकर में आपकी एक टीम होती है, कॉल सेंटर की टीम होती है, आप फिर वहाँ जाते हो, ये करते हो। ठीक है। एंड मुझे आज भी याद है, मैंने अपनी दीदी ने भी, मैंने जब दीदी ने इन्वेस्ट करना शुरू किया था, बहुत पहले की बात है, तब उसने भी बैंक ऑफ इंडिया के इसमें किया था। तो बैंक ऑफ इंडिया का टाई अप था किसी कंपनी के साथ जो आपको बेसिकली स्टॉक्स प्रोवाइड करती थी। उसमें फिर आपको एक स्लिप मिलता था, स्लिप में आप लिख के देते थे एशियन पेंट्स मुझे खरीदना है एक, और फिर उसके बाद देते थे, फिर उसके बाद आपका एशियन पेंट्स एक आपके बैंक अकाउंट में। बट अब हर चीज़ चेंज हो गया है। जैसे ही जीरोधा मार्केट में घुसा, जीरोधा ने डिस्काउंट ब्रोकिंग स्टार्ट कर दी, जहाँ पे आप मोबाइल ऐप के थ्रू सब कुछ कर सकते हो। आपको इनफैक्ट कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है, ऑनलाइन के ऑनलाइन आपका डीमैट अकाउंट खुल जाता है। आपने ओपन किया डीमैट अकाउंट और मतलब बेसिकली आपने जीरोधा का ऐप डाउनलोड किया और उनकी KYC कंप्लीट की। KYC करते ही आपके 3 दिन में आपका डीमैट अकाउंट बन के तैयार हो जाता है और आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। और जैसे मैंने आपको पहले बोला कि फ़ोनपे और पेटीएम और ये सब गूगल पे के ऐप के थ्रू भी आप आज के इन्वेस्ट कर सकते हो। इंडेक्स फंड में, म्यूचुअल फंड्स में, ये सब कर सकते हो। तो बहुत आसानी से हो जाता है। ओके जी। अब ये जो हमने जैसे बात की कि FD कमोडिटी, डेट, स्टॉक, क्रिप्टो, तो FD हमारा वो इमरजेंसी वाले उसमें आ गया, तो वो तो हम अलग से बिल्ड कर ही रहे थे, जो स्टार्टिंग में हमने कर दिया। बाकी सबका भी अपने परसेंटेजेस दे दिया। इसको कितने टाइम तक करना है, लाइक व्हाट इज़ द राइट एज कि इस एज तक मुझे इन्वेस्टमेंट करना है और इसके बाद में मैं शायद नहीं करूँगा? क्या ये भी डिसीजन लेते हैं लोग लेते हैं डिपेंडिंग ऑन कि अगर मैं रिटायरमेंट के लिए 2.5 करोड़ रुपए सोच रहा हूँ तो वो मेरा फ्रीडम मनी है। ठीक है, जैसे हमने बोला फायर वाला, ठीक है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर्ड अर्ली, ऐसे करके। ठीक है, ये जो अमाउंट है 2.5 करोड़ रुपए मुझे चाहिए, तो फिर 2.5 करोड़ के लिए आज से मैं मेहनत करना शुरू कर दूंगा। जो पैसे मेरे पास बच रहे हैं उसको मैं इन्वेस्ट करना शुरू कर दूंगा। इससे मेरा फायर का जो पैसा है वो बनता चला जाएगा। या मेरा गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग, 10 साल बाद मुझे UK जाना है, 10 साल बाद मुझे शादी करनी है, लैविशली शादी करनी है, या 10 साल बाद मेरा कोई भी गोल हो, ठीक है, गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग कर सकता हूँ। तो मेरा एक SIP फॉर एग्जाम्पल चल रहा है, जहाँ जो 10 साल बाद मुझे मेक श्योर करेगा कि मैं UK जाके पढ़ाई कर सकूं। या फिर दूसरा मेरा SIP चल रहा है जहाँ पे मुझे अगर अपने पेरेंट्स को कहीं एक अच्छे से ट्रिप पे भेजना है, तो उसके लिए भी मेरी एक SIP चल रही है। लोग ऐसा तक करते हैं, अलग अलग गोल्स के लिए अलग अलग SIP करते हैं। एंड आई थिंक ये बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि आप SIP कर रहे हो, आपको पता है कि इस SIP से इतना % रिटर्न्स आने वाला है और मैं इसमें हर साल हर महीने इतना इतना इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो मैं थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मगर नेक्स्ट 5 साल में मेरे पास इतना अमाउंट आ जाएगा, एक कॉर्पस अमाउंट आ जाएगा। वो अमाउंट मैं निकालूंगा, वो फिर उसके बाद मैं अपने गोल के लिए यूज़ कर लूँगा। राइट। तो बस इसी तरीके से आप अपने गोल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या सिर्फ अपने पैसों को ग्रो करने के लिए भी कर सकते हो, या फायर के लिए भी कर सकते हो, वो जो पैसा जमा करना है, बस यही तरीका है। एंड एक और चीज़ जो मुझे पूछनी थी, जैसे कोई इंसान है, ये इंसान मतलब जो 30,000 अर्न कर रहा है, ये कौन है ये इंसान? ये एक बेसिक इंसान है, लेट्स नेम हिम व्हाटएवर, लाइक X और व्हाटएवर। तो इस इंसान को अगर इन द फ्यूचर ही इज और शी इज प्लानिंग कि आई वांट टू बिकम अ करोड़पति, विद दिस सैलरी, अगर उस पर हम 10% भी उनका इंक्रीमेंट काउंट करें, तो बाय द एज ऑफ प्रोबेबली 60 कैन दे बिकम अ करोड़पति? करोड़पति तो बन सकते हैं। 15 रूल है जो कि कहता है कि अगर आप 15,000 रुपये 15 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो अगर एक इंडेक्स फंड में, ठीक है, 15,000 15 ईयर्स एंड आई थिंक
15% के रिटर्न्स में, ठीक है, क्योंकि इतना तो आ ही जाता है इंडेक्स में। तो ये 15-15-15 अगर रूल हम पकड़ेंगे तो आपके पास 15 साल के बाद 1 करोड़ रुपए होगा। बट प्रॉब्लम ये है इस चीज़ में कि 1 साल मतलब 15 साल के बाद जब वो 1 करोड़ होगा ना, वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं होगा, ठीक है, मतलब वो 1 करोड़ का वैल्यू उतना नहीं होगा। आज की डेट पे लोग बहुत ज़्यादा स्टॉक मार्केट से उम्मीदें रख लेते हैं कि ठीक है आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, एवरीथिंग इज गुड वेल एंड एवरीथिंग ठीक है, मगर आपको खुद के लाइफ में भी एकदम फोड़ू बनना पड़ेगा। आपको असली जो इनकम है ना वो वहां से आ रही है, तो आपको वहां से जो एक्टिवली जो पैसे कमा रहे हो उसमें आपको अच्छा होना पड़ेगा। तो सिर्फ 10% अगर आप अपने जॉब से खुश नहीं हो तो आप स्विच मारो, आप और बड़े जगह पे जाओ और कोशिश करो, नए नए सर्टिफिकेशन करो, अपने पे इन्वेस्ट करो। इन सब प्रोसेस में आपको ये नहीं भूलना है कि सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट तो आप खुद हो अपने लिए, ठीक है। ऐसा ना करो कि सारा पैसा आप बस स्टॉक मार्केट में डाल रहे हो। देखने में पोर्टफोलियो बहुत अच्छा लग रहा है बट व्हाट अबाउट यू? आप ना जिम जा रहे हो, ना बाहर घूमने जा रहे हो अपने दोस्तों के साथ, ना किताबें खरीद रहे हो, ना सर्टिफिकेशन कर रहे हो, क्योंकि सर्टिफिकेशन भी 15-20 हज़ार के एक होते, बड़े महंगे होते हैं, मगर वो आपकी लाइफ को एक अलग दिशा पे ले जाएगा, राइट। वो सर्टिफिकेशन करने के बाद शायद आपकी सैलरी 1 लाख रुपए बढ़ जाए साल का, ठीक है। तो उस चीज़ को आप कैसे समझोगे? तो आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है। तो इसीलिए आप एक्टिवली जो आप कर रहे हो, जो चीज़ कर रहे हो, वो आपको करना है साइड बाय साइड। आज के टाइम पे इतनी सारी नई नई चीज़ें खुल गई है, लोग इंस्टाग्राम पे ठुमके लगा के भी पैसे कमा रहे हैं, एंड दिस इज रियलिटी, ठीक है। वेल्दी बनने का फर्स्ट स्टेप है कि आप खुद का जो अर्निंग है उसे इंक्रीज कैसे कर सकते हो। यस और कोई तरीका नहीं है। मतलब आप सोचोगे कि ठीक है मैं स्टॉक मार्केट, वो तो एक चीज़ है जो पैसिवली आपको करना ही है, वो हर इंटेलिजेंट इंसान को करना ही पड़ता है, क्योंकि अगर वो नहीं करोगे तो आप एक्टिवली अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप अगर 30,000 ही कमाए जा रहे हो, बड़ा मुश्किल हो जाता है आप कहना कि 1 करोड़ हो जाएगा। नहीं, आपको ये तो करना है, साइड बाय साइड ये भी देखना है कि मैं अलग से क्या करूँ, मैं कैसे दूसरों से अलग बनूँ, मैं क्या एक्स्ट्रा करूँ, मैं क्या एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन करूँ, या फिर एक्स्ट्रा मैं नॉलेज पाऊँ, या मैं क्या रिस्क लूँ अपनी लाइफ में। तो जितना रिस्क आप अपनी लाइफ में लेंगे उतना रिवॉर्ड भी आपको अपनी लाइफ में मिलेगा, सेम एज स्टॉक मार्केट। जी ओके, सो आई थिंक सो मतलब गौरव कपूर ने शायद ये रणवीर के पॉडकास्ट पे कहा था कि योर 20s आर द टाइम व्हेन यू शुड इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, एंड उसका मतलब है कि आप ट्रैवल करो, कोर्सेज करो, बुक्स लो, यू इन्वेस्ट ऑन ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सिर्फ ये स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स ये तो एक है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपका खुद के अंदर जब इन्वेस्टमेंट होगा तो आपकी जो फर्स्ट सैलरी है वो इंक्रीज होगी, आप खुद जो पैसा बना रहे हैं वो इंक्रीज होगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अगर आपके दिमाग में कोई बिजनेस आइडिया है ना तो करो, ट्राई करो, बिल्कुल करो, क्योंकि मुझे खुद पता है कि मैंने जब मेरा जॉब छोड़ा था, मैं कनाडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, एंड मैंने यहाँ से शुरुआत की थी एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तब मुझे लगता था कि हम लोग ठीक ठाक पढ़ाई करते थे, तो पेरेंट्स ने सोचा इंजीनियर बनेगा, या तो डॉक्टर या तो इंजीनियर, तो इंजीनियर बोल दिया। तो उसके बाद बहुत मुश्किल होता है उस जॉब, स्टेबल जॉब को छोड़ना और कुछ नया करना, बट क्योंकि मैंने किया करके मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है, आज के डेट पे। एंड सबको करना चाहिए वो, अपने लिए वो मेंटल पीस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम कितना भी बैंक में पैसा हो, अगर तुम खुश नहीं हो, तुम 9 से 6 जो भी कर रहे हो, कई बार तो 9 से 9 हो जाता है, जो तुम कर रहे हो उसमें खुशी नहीं है, सामने वाला तुम्हारा बॉस तुम्हें चिल्ला के बोल रहा है और तुम्हारे काम को अप्रिशिएट नहीं कर रहा, तुम खुद देख रहे हो कि यार मेरे काम का कुछ मतलब नहीं बन रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, खुद को अगर ये क्वेश्चन पूछ रहे हो तो फिर तो मुश्किल है बॉस, फिर तो ठीक है। इस चीज़ में स्टॉक मार्केट आपको ये चीज़ हेल्प कर सकता है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट करके रखा है वो आप अपने लिए यूज़ कर सकते हो। तो जब मैंने कनाडा में जॉब छोड़ा था तो मेरे पास इतना कॉर्पस था अमाउंट कि मैं रिस्क ले सकता था, राइट। तो मैंने वो रिस्क लेने के लिए कि चलो मेरे पास कुछ प्लान नहीं है, जो कि बहुत स्टूपिड आइडिया था कि छोड़ दो सब कुछ और करो, बहुत स्टूपिड आइडिया, बट देन मेरे पास पैसे थे, इमरजेंसी फंड था वो, बिल्कुल इमरजेंसी फंड भी था मेरे पास, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड भी था मैं, और अच्छा खासा पैसा था मेरे पास स्टॉक मार्केट में, मैं उतने उल्टी सीधी खर्चे करता नहीं था, तो मेरे पैसे बच गए मेरे। हाँ, तो मैं उस टाइम पे रिस्क ले पाया। ये रिस्क अगर मेरे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं होते तो मैं क्या करता, मैं अपने पेरेंट्स से क्या मांगता, क्या बड़ा मुश्किल हो जाता है ना ये। तो इसीलिए वो फ्रीडम कब आए आपको क्या पता, आपको कल को एक बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया आ गया आपको, मगर 4 लाख रुपए उसके लिए जोड़ना है, यार यूज कर लो पैसा, अगर आपको लगता है तो टेक अ लीप ऑफ फेथ, क्या पता वो आपके लिए क्या काम कर जाए, तो रिस्क ले लो उस हिसाब से। ओके, ये ना यूजुअली बहुत ज़्यादा ट्विटर पे इसके बारे में बात होती है, एक टर्म यूज़ किया जाता है रिसेशन, एंड स्पेशली जब वर्ल्ड में इतने सारे वॉर्स एक साथ शुरू हो इस वक्त, तो रिसेशन बिकम्स लाइक अ वेरी कॉमनली यूज्ड वर्ड।
बट बहुत सारे लोग इसका मीनिंग नहीं समझते. तो फर्स्टली मुझे ये समझना है कि रिसेशन होता क्या है. सेकेंडली क्या आपको लगता है इंडिया में वो रिसेशन आएगा? ओके, रिसेशन अगर आएगा, अगर यूएस मार्केट्स में आता है तो फिर यहाँ पे भी आ ही जाता है. और 2008 का जो रिसेशन है, ठीक है, वो रिसेशन में यही हुआ है कि फॉर एग्जांपल अगर स्टॉक से लोग अपना पैसा निकालना शुरू करते हैं, ओवरऑल क्या हो जाता है कि मार्केट अनस्टेबल हो जाता है. सो रिसेशन इज अ टाइम जहाँ पे लोग बचाने पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, खर्च करने से ज़्यादा. हाँ बिल्कुल. उस टाइम पे वो सोचते हैं कि यार पैसे मेरे बढ़े ना बढ़े, बट मैं पैसे कैसे भी करके अपने पास वापस ले लूँ. बट ये मेंटालिटी आती क्यों है? वो मेंटालिटी आती है डिपेंडिंग, वो साइक्लिक होता है. ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी इंट्रोड्यूस की या फिर कुछ किया, उसकी वजह से लोग थोड़े से फियरफुल हो जाते हैं. ओके, ठीक है, उनको डर लगने लगता है कि ये हमारे अगेंस्ट चला जाएगा या कुछ हो जाएगा. ठीक है, या लेमन ब्रदर्स का जो केस हुआ था, ठीक है, 2008 में, उस केस में वही हुआ था कि बैंकरप्सी तक पहुंच गई थी. आज की डेट पे अगर हमारे इंडियन बैंक्स के साथ ऐसा कुछ होता है तो ऐसा भी हो सकता है. हमें भी डर लगेगा. हम तब क्या करेंगे, हम अपने स्टॉक मार्केट से पैसा निकालना शुरू कर देंगे. जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो भी अपना पैसा निकालना शुरू कर देंगे. तो क्या होगा, सारे स्टॉक्स की वैल्यू गिरती रहेगी. ठीक है, उसके बाद क्या हो जाए, लोग फियरफुल हो जाएंगे. लोग बोलेंगे मैं खर्चा ही नहीं करूँगा. अब खर्चा नहीं करेंगे तो कंज्यूमर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं, आप रिलायंस से भी कुछ खरीद रहे हो, HDFC के बैंक में अपना अकाउंट खोल के रखा है, आप क्योंकि लोन ले रहे हो तभी तो HDFC चल रहा है ना. जब इंसान उस मोड पे आ जाएगा कि मुझे खर्चा ही नहीं करना, ठीक है, मैं कोई FMCG का प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा, मैं उल्टी सीधे मैं क्लब्स में नहीं जा रहा, मैं रेस्टोरेंट्स में नहीं जा रहा, ऑटोमेटिकली सब जगह प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी. वो मेंटालिटी ऐसी हो जाती है. क्योंकि आपने अगर आप कहीं पे खर्चा नहीं कर रहे तो जो भी प्रोडक्ट है, जो भी कंपनी है, वो उस लेवल पे फिर खर्चे खुद करना बंद कर देगी, एंड व्हिच वुड जनरेट मोर अनएम्प्लॉयमेंट. हाँ बिल्कुल. तो वो क्या हो जाता है, कंपनी ऑटोमेटिकली उस मोड पे चली जाती है कि यार हम तो सैलरी नहीं दे पाएंगे लोग को, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो काम कर रहे हैं ना उसमें. तो उस हिसाब से फिर क्या हो जाता है कि वो लोग सैलरी बचाने के पीछे रह जाते हैं, सैलरी कट ऑफ होनी शुरू हो जाती है. तो वो एक पूरा का पूरा एक सर्कल है जो होने लगता है. अगर कोई बैड डिसीजन ले लिया गया, कुछ हो गया, कोई ये हो गया, या फिर कोई गवर्नमेंट ने कुछ अनाउंस किया जो लोगों के साथ अच्छा नहीं गया, बट दैट हैपेंस वेरी रेयरली. 2008 का बहुत बड़ा वाला ये आया था. ठीक है, बट आपने कहा ये साइक्लिकल होता है, तो बिकॉज आई थॉट कि रिसेशन इज समथिंग जो कि मतलब एक मेजर इवेंट है जो एक आध बार होता है. तो साइक्लिकल कैसे? साइक्लिकल मैं कहूँगा कि इसीलिए होता है क्योंकि बहुत टाइम हमने देखा है 1991 में एक IT का जब बबल वाला ये हुआ था, फिर उसके बाद 2008 में हुआ था, फिर कोविड के टाइम पे हुआ था. तो अभी वर्ल्ड इतना अनस्टेबल हो चुका है ना, हम इतना हैविली रिलाई करते हैं दूसरों पे कि आज के डेट पे अगर चाइना में कुछ होता है ना तो इंडिया को भी वो फील होगा, रिपल इफेक्ट उसका होगा. बिल्कुल बिल्कुल. कोविड का वाला सिचुएशन जो हुआ, ठीक है, पूरी दुनिया ने वो फेस की क्योंकि कोविड वाला सिचुएशन काफ़ी टफ था. मगर अभी आज के डेट पे US इतना बड़ा ज़्यादा पैसा रखा है अपने पास, ठीक है, और उसने हर एक दुनिया में हर एक बड़ी बड़ी कंट्री में इन्वेस्टमेंट किया. कल को अगर उनके साथ कुछ भी गड़बड़ होता है तो वो हमको भी फेस करना पड़ेगा. तो वो आ ही जाता है, वो कहीं ना कहीं से फिगर आउट होके. अभी इतने सारे वॉर्स चल रहे हैं, उन सब का कोई ना कहीं इफेक्ट वो दिखता ही है. और इसीलिए वो ऑलमोस्ट ऐसा हो गया कि ये तो आएगा ही, नेक्स्ट 10 साल में आएगा, 10-15 साल में, बट आएगा. उस टाइम पे आपको क्या करना है, आपको अपने पैसे को बचाना है और थोड़े टाइम के लिए चुप हो जाना है. फिर उसके बाद वापस से वो मार्केट फिर से धीरे धीरे ऊपर जाएगा क्योंकि मार्केट ऐसे ही मूव करता है. अगर आप आज भी स्टॉक मार्केट का जो खोल के देखोगे ना तो आपको ऐसा ऊपर वाला कर्व नहीं दिख रहा कि ऐसा एकदम से ऊपर जा रहा है. ऐसा नहीं हो रहा है. वो ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है वो नीचे आता है. तो इस तरीके में लोग क्या करते हैं, जब ऊपर जाता है ना तो बड़े बड़े जो FIIs है, DIIs है, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है, वो वहाँ पे पैसा बनाते हैं और फिर अपना स्टॉक बेच देते हैं. फिर उसके बाद वहाँ से फिर नीचे जाता है, फिर लोग खरीदते हैं, फिर बेचते हैं, फिर ऐसे करके स्टॉक मार्केट मूव करता है. बट अगर आप पूरा जूम आउट करोगे तो आप देखोगे कि स्टॉक ऊपर ही गया, स्टॉक मार्केट ऊपर ही गया. तो ओवरऑल तो मार्केट ऊपर ही जा रहा है. तो ओवरऑल सभी कुछ ऊपर जा रहा है. जी. ओके. सो जब ऐसा एक मोमेंट आता है वेर इन रिसेशन जैसा टाइम आ रहा है और आपने कहा कि अनसर्टन है बहुत और रिपल इफेक्ट्स होंगे अगर कहीं पे भी वर्ल्ड में कुछ भी होता है, स्पेशली इन द मेजर कंट्रीज लाइक चाइना और US, तो उसके रिपल इफेक्ट्स इंडिया में भी आएंगे. उस वक्त पे एक इन्वेस्टर को किस तरह से प्लानिंग करनी चाहिए? व्हाट शुड बी हिज और हर बेसिक गोल्स, बेसिक स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट एट दैट टाइम? देखिए, इसीलिए कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में अगर आपको इन्वेस्ट करना है और आपका गोल सिर्फ नेक्स्ट 2-3 साल के लिए है, मुझे 2-3 साल में 10 लाख रुपए चाहिए और मैं आज के डेट पे 7-8 लाख रुपए लगा सकता हूँ उस पर, तो
मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करूंगा। मैं 2-3 साल को बिल्कुल ये कंसिडर नहीं करूंगा क्योंकि बहुत अनस्टेबल है मार्केट। सो स्टॉक मार्केट को हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह, जैसे कि मैंने आपको बोला कि ऊपर नीचे होता रहता है। तो मान लीजिए ऐसा टाइम आ गया जहाँ पे आपने पूरा पैसा डाल दिया और मार्केट तब नीचे चला गया, आपके पैसे तो चले गए। मगर आपका तो गोल 3 साल में आने वाला है, आप क्या करोगे फिर, कहाँ से लाओगे? इसको थोड़ा डिवाइड करो कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग में क्या आता है, लॉन्ग टर्म में क्या आता है। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग, अगर फॉर एग्जांपल मुझे लेट्स से आज के डेट पे डिसाइड करना है कि मेरी शादी है, 3 साल में मेरी शादी है और मुझे शादी के लिए पैसे जोड़ने, तो मैं क्या करूँगा, मैं समझूंगा कि मैं कितना पैसा जोड़ सकता हूँ और उस पैसों को मैं डेट में इन्वेस्ट करूँगा। ठीक है, डेट इंस्ट्रूमेंट्स जो हो गए उस सब में इन्वेस्ट करूँगा। 8-8.5-9% अगर मुझे मिल रहा है, मैं खुशी खुशी रख लूँगा उसको। मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि रिस्की है। ठीक है, अगर मेरा गोल है 10 साल का, 10 साल 15 साल 20 साल, ठीक है, तो फिर मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करूँगा क्योंकि अब मुझे पता है कि मार्केट 10 साल में तो ऊपर ही जाएगा ना। चलो ऐसे ही हो रहा है, बट ये अगर आप जूम आउट करोगे जैसे मैंने बोला तो वो आपको ऊपर ही जाते हुए दिखेगा, तो ये तो अच्छी बात है, कोई रिस्क नहीं है। तो जैसे ही आपके ईयर्स बढ़ते गए आपके रिस्क घटता गया। तो बस स्टॉक मार्केट का आपको यही सोच के रखना है कि आप तुरंत आपको अगर 10-6 महीने में कोई चीज़ चाहिए, तुरंत स्टॉक मार्केट में नहीं इन्वेस्ट करोगे, कहीं और इन्वेस्ट करो। जी, गॉट इट। सो ये शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म की मेंटालिटी रखनी है, बिल्कुल। एंड दोनों ही जगह आपको इन्वेस्ट करना है, वो किस तरह से आप करते हो वो पर्सन टू पर्सन अगर आपका गोल वैसा है तो, अगर मुझे पता है कि मुझे 3 साल में कोई पैसों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं क्यों ना लॉन्ग टर्म करूँ इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म में मेरे पैसे ग्रो हो रहे हैं ना, बस दैट्स इट। सो जब हम इसमें अब फिर से आते हैं कि बेसिक्स हमने समझ लिया, कहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, इसमें और कोई चीज़ होती है जो हमसे मिस आउट हो गई अभी? ओके, एक चीज़ है डेट ट्रैप, जो बहुत लोग फंस जाते हैं। वो चीज़ के बारे में आज बात कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आज के दिन में ना बहुत आसान है, मैंने एक सेशन कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था जहाँ पे वो जो स्पीकर था वो बता रहा था लोगों को कि आज के टाइम पे एक चीज़ है जो बाकियों के टाइम पे नहीं होती थी। तो हमने सोचा क्या है वो चीज़, बोलते मेरे पापा मम्मी को कभी वो चीज़ नहीं मिला बट मुझे भर भर के मिल रहा है, सोचो क्या है वो। और सबने सोचा, फिर कोई बोल नहीं पाया, तो बोला कि लोन है वो चीज़। आज के डेट पे इतना आसान है लोन मिलना कि आप एक फ़ोन उठाओ, आपको तो 10 फ़ोन तो रोज़ ही लोन के आते हैं, आपने फ़ोन उठाया आपको लोन मिल गया, तुरंत मिल गया। क्रेडिट कार्ड भी वैसे ही कुछ करता है, आपको लोन देता है, शॉर्ट टर्म लोन्स देता है। एंड लोग वही चीज़ को नहीं समझते हैं कि लोन मिल तो रहा है बट लेना है या नहीं है वो अपने हिसाब से अपने फाइनेंसेस को समझ के लेना है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड बहुत यूज़फुल है। मैं हर चीज़, हर स्पेंडिंग क्रेडिट कार्ड के थ्रू करता हूँ। रीज़न ये है कि जो डिस्काउंट्स मिलता है, जो ऑफर्स मिलता है, जो रिवॉर्ड्स मिलता है, वो इतना ज़्यादा है कि मैं जानता हूँ उस चीज़ को। और मैं हमेशा क्रेडिट कार्ड में स्पेंड करने से पहले खुद से पूछता हूँ कि मेरे पास ये बैंक अकाउंट में इतना पैसा है कि नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे 10,000 का कोई मोबाइल खरीदना है, तो अगर मैं कैश से खरीद लूँगा मेरे अकाउंट से 10,000 रुपये चले गए। बट अगर मैंने वही चीज़ क्रेडिट कार्ड से खरीदा तो इंस्टेंटली मुझे 10% का डिस्काउंट मिला, उस 10,000 का पॉइंट्स रिवॉर्ड्स भी मिलेगा, साथ ही साथ मुझे 45 डेज़ के बाद वो 10,000 देना है। राइट, वो 10,000 अगर जो 45 डेज़ के बाद अगर मैंने उसको कहीं FD में डाल दिया, या फिर मेरा जो अकाउंट में ऑटो स्वीप FD चल रहा है, ऑटो स्वीप अकाउंट चल रहा है जिसमें ऑटोमेटिकली वो FD के रेट्स मुझे मिल रहे हैं, तो मेरा तो फ़ायदा हो गया एक तरीके से। प्लस जो रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं वो बहुत काम की चीज़ है, बहुत ज़्यादा। मैं अपनी फ़्लाइट की टिकट्स वगैरह सब करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं HDFC का जो कार्ड यूज़ करता हूँ, ठीक है, HDFC का रिगालिया गोल्ड यूज़ करता हूँ, तो उस रिगालिया गोल्ड में आप HDFC के अकाउंट इस पे चले जाइए। सबसे पहले तो जो स्मार्ट बाई करके पोर्टल है, राइट, उस पर चले जाओ। आपने जैसे ही वो खोला आपको सारे दिखने लग गए कि आपके इतने रिवॉर्ड्स हैं। उसी रिवॉर्ड से आपको अपने फ़्लाइट की टिकट्स भी बुक करनी है, तो आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है। बट इट कम्स विद अ कॉस्ट। लोग क्या करते हैं कि क्योंकि उनके पास 1-1.5 लाख होता है क्रेडिट कार्ड में, तो वो क्या करते हैं कि स्पेंड कर देते हैं, और फिर जब पैसे देने की बारी आती है बड़ी मुश्किल हो जाती है। अब बैंक चाहता है कि आपसे मिनिमम ड्यू दो, वो तो बोलता ही है कि मिनिमम ड्यू दे दो बस, उसके बाद हम कुछ ये नहीं है। मगर जो चार्जेस लगते हैं ना वो बहुत इंसेन होते हैं। 45% तक आपको चार्जेस लग जाते हैं। ठीक है, 45% बहुत ज़्यादा होता है। तो क्रेडिट कार्ड कंपनीज ऐसे कमाती हैं। क्रेडिट कार्ड कंपनीज ऐसे लोगों की तलाश में रहती है जो फिनेंशियली उतने साउंड है नहीं, फिनेंशियली गड़बड़ कर दे, उनका पूरा का पूरा फ़ायदा उठा लेती है, क्योंकि उनको पता है कि इसको सैलरी तो आ रही है, क्योंकि हमने उनका अकाउंट्स तो चेक किया है, इसको सैलरी तो आती है। ठीक है, पैसे तो ये कहीं भी ना कभी दे ही देगा, मगर आज के डेट पे इससे कितना फ़ायदा उठाया जा सके, तो वो ट्रैप में फंस जाते हैं। करेक्ट।
So what is the smartest way to use a credit card? तो स्मार्टेस्ट वे आई वुड से कि इज कि पहले तो अपने पास 2-3 क्रेडिट कार्ड रखो, ठीक है? अच्छा, 2-3 रखो। 2-3 मेरे पास 2-3 क्रेडिट कार्ड है, एंड एक क्रेडिट कार्ड आप यूज़ करो शॉपिंग के लिए, जैसे HDFC का कार्ड हो गया, जिसमें आपको टेक के ऊपर बहुत सारे 10% का डिस्काउंट यूँ मिल जाता है, तो वो यूज़ करो। फिर होता है अमेजोन पे, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो तो अमेजोन ICICI क्रेडिट कार्ड है, उसको यूज़ करो, फ्री ऑफ कॉस्ट वो क्रेडिट कार्ड मिलता है। HDFC का तो फिर भी कोई रूल वगैरह है, मगर ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। 2 लाख का क्रेडिट कार्ड आपको लिमिट वाला मिल जाता है तुरंत, वो ले लो। और फिर अगर आप ऑनलाइन बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो तो एक्सिस विस्तारा भी ले सकते हो, ठीक है? ये कार्ड्स जब आपके पास पहुँच गए, ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि आपके पास हमेशा जब बैंक में पैसा होगा तभी आप खर्च करोगे। ओके, तो मतलब अगर आपको क्रेडिट कार्ड से भी क्रेडिट पे खर्च करना है तो भी उतना अमाउंट आपके बैंक में होना चाहिए पहले। जी बिल्कुल, वो बहुत सेफ तरीका है। हाँ, कभी कभार बहुत मजबूरी में अगर आप सिचुएशंस में, हाँ, मजबूरी में आपका फ़ोन ख़राब हो गया और आपको एक आईफोन ही लेना है, क्योंकि आपको वो उससे मतलब एक आईफोन ख़रीदने का आप हमेशा से यूज़ करते आए हो, तो आपको लगता है कि आईफोन से ही बेटर होगा, तो आप आईफोन ख़रीदना चाहते हो। 80,000 90,000 का फ़ोन है, मगर आज की डेट पे आपके पास 80-90 नहीं है, बट ठीक है, आपने एक EMI कर दिया, और क्योंकि वो एक नो कॉस्ट EMI है, क्योंकि नो कॉस्ट EMI भी मिलता है, मतलब आपको कुछ सामने से नहीं देना। क्रेडिट कार्ड जो कंपनी है वो मर्चेंट को चार्ज करेगी, ठीक है? मर्चेंट आप देखोगे हमेशा क्रेडिट कार्ड चाहते हैं कि ना यूज़ करें, बट क्योंकि बैंक ऑफर देती है कि इस पे 10% ऑफ है, ऑटोमेटिकली कंज्यूमर खरीदता है, तो एक साइकिल बन जाता है फिर से। तो वो मर्चेंट को चार्ज करती है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो कॉस्ट EMI है, तो आपने 10,000 के हिसाब से लगाना, मतलब आपने SIP, मतलब वो आपका जो EMI कट रहा है, आपके हाथ में फ़ोन भी आ गया, तो वो भी चलेगा, बहुत रेयर केस में, मगर हमेशा नहीं करना चाहिए। जब आपके पास बैंक में पैसा हो तभी आपको खर्च करना चाहिए क्रेडिट कार्ड से, बिल्कुल। एंड इसमें अब ना क्या होता है कि यूजली, एंड दिस इज़ द सेम विद जो ये शॉर्ट टर्म इंस्टेंट लोन वाले ऐप्स भी होते हैं, जैसे लेजी पे इज़ वन एग्जाम्पल। तो लेजी पे का तो एक्चुअल मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और मेरे फ्रेंड्स का भी एक्सपीरियंस है। लाइक वो ऐप ही आपको मतलब इस तरह से खुद उसने प्रमोट किया खुद को कि आपके मंथ एंड के टाइम पे सैलरी खत्म हो जाती है, यू यूज़ आर ऐप उस टाइम पे जो भी आपको खर्चे करना है, एंड फिर 10-12 दिन बाद में जब आपकी सैलरी वापस आ जाएगी आप पे कर दो। अब वो ओवर द टाइम क्या होता है कि आपको एक हैबिट हो जाती है कि जो भी खर्चा करना है वो इसी से कर दो, क्योंकि इट्स ईजी, एंड आपको ऐसे पता नहीं चल रहा है कि वो आपके अकाउंट से कुछ कट नहीं रहा है, क्योंकि उस टाइम पे तो एक आदत लगने के बाद में इट इज़ वेरी डिफिकल्ट उससे बाहर निकलना। तो ये किस तरह से एक इंसान को मैनेज करना चाहिए? जैसे मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब डिफिकल्ट था उस ऐप को अनइंस्टॉल करना ही, क्योंकि मुझे आदत लग गई थी कि ईजी खर्चा है, यहाँ से निकल जाता है, एंड फिर 10-12 दिन बाद में आप देख लो, मतलब अगर आपको याद है तो आप पे कर देते हो टाइम पे, याद नहीं है तो फिर आपको वो इंटरेस्ट लगाते रहता है डेली बेसिस पे। तो इससे आप कैसे निकल सकते हो बाहर? देखिए, ये एक डेट ट्रैप है और इससे निकलना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो ऐप मैंने डाउनलोड किया है या फिर ये जो पैसा मैं ले रहा हूँ ये मेरा पैसा नहीं है, ठीक है? अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो क्यों यूज़ कर रहा हूँ? क्या इससे मुझे रिवॉर्ड मिल रहा है? नहीं। अगर मुझे रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, मेरे पास उतना पैसे नहीं है, तो मैं बहुत तरीके से यूज़ करूँगा, मैं उतना ही करूँगा जितना मेरी सैलरी मुझे अलाउ करेगी करना, ठीक है? बहुत सारे केसेस में मेरे फॉलोअर्स के साथ भी हुआ है, चाइनीज़ लोन ऐप स्कैम होता था, बीच में बहुत चल रहा था, अभी भी कहीं ना कहीं चल रहा है। और वो लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, फेसबुक पे ऐड रन करते हैं, और ये चाइनीज़ ऐप होते हैं, ठीक है? ये ऐड रन करेंगे कि आपको इंस्टेंट लोन मिल जाएगा 10,000 का, 20,000 का। Tier 2 Tier 3 सिटी में किसी को रन कर दिया, ठीक है? एक किसी लड़के ने देखा कि अरे यार 10,000 20,000 मिल रहे हैं, मैं यूज़ कर लेता हूँ, मैं एक फ़ोन खरीद लूँगा, बाद में पैसे दे दूँगा, ठीक है? वो क्या करते हैं ना, जैसे उसने वो ऐप डाउनलोड किया, क्योंकि हर कुछ फेसबुक के ऐड के थ्रू हो रहा है, ऐप डाउनलोड किया, अपने फ़ोन पे सब कुछ कर लिया, उसको मिल भी गया 10,000 रुपये, ठीक है? उसने फ़ोन खरीद लिया, मगर उसके अगले दिन से उसको 45% का चार्ज लगना शुरू हो जाता है, ठीक है? 45, 50%, 60% बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। सामने वाला परेशान, अब वो बोलेगा कि यार ये तो बहुत अमाउंट बढ़ गया, मैं दूं या नहीं दूं। उतने में वो क्या करते हैं कि क्योंकि वो ऐप आपने डाउनलोड किया, उसने एक्सेस ले लिया आपके फ़ोन का, सारे डेटा उसके पास है, इमेजेस, वीडियो, सब कुछ। अब वो क्या करेंगे, मॉर्फ कर देंगे आपके फोटो को, न्यूड फोटोज बना दिया, अब वो फेसबुक पे डाल रहे हैं, फेसबुक का भी एक्सेस है उनके पास, क्योंकि सब कुछ एक्सेस आपने दे दिया। वो ऐप ही ऐसे फंक्शन करता है कि अगर आपने एक्सेस नहीं दिया तो वो आपको पैसे नहीं देगी, तो आपने सब कुछ ये कर दिया, फिर आप फंस जाते हो बहुत गंदे डेट ट्रैप में, जहाँ पे वो बोलते हैं कि आपके मॉर्फ फोटोज हम यहाँ डाल देंगे, वहाँ डाल देंगे, फेसबुक पे डाल देंगे, आप परेशान। अब बहुत लोग इस तरीके से फंसे हैं, तो बेटर ये है कि आप हमेशा ऐसे पार्टी से लोन लो जो थोड़ा रिकग्नाइज्ड हो, ठीक है, थोड़ा वेल रेपुटेटेड हो, ठीक है? अपने सिबिल स्कोर उस हिसाब से डेवलप करिए ताकि आप एक क्रेडिट कार्ड ले सको, और क्रेडिट कार्ड से खर्चा करो, रिवॉर्ड्स पाओ,
और अच्छे से उसको यूज़ करो। सिबिल स्कोर क्या होता है? सिबिल स्कोर होता है बेसिकली बैंक्स अगर आज के डेट पे चेक करना चाहती है कि आप क्रेडिट कार्ड के लायक हो या नहीं हो, तो वो आपको एक स्कोर देती है जो 900 टॉप होता है इंडिया में, 900, ठीक है। और इस सिबिल स्कोर का ये यूज़ होता है कि ये अगर आप कल को होम लोन लेने भी जाते हो ना, और अगर आपका 750 से कम है क्रेडिट स्कोर, तो आपको परसेंटेज भी ज़्यादा लगता है। जो इंटरेस्ट रेट है, होम लोन की इंटरेस्ट रेट है, वो ज़्यादा लगता है। 750 के ऊपर है तो आपको इंटरेस्ट रेट किस बेसिस पे डिसाइड होता है कि आपको कितना स्कोर मिलेगा? वो डिपेंड करता है आप कितने एक्टिवली अच्छे यूज़र हो, कंज्यूमर हो, अच्छे यूज़र हो, आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल भर रहे हो टाइम पे टाइम, और फिर बैंक में आपके जो पैसे आ रहे हैं आप कैसे उसको ये कर रहे हो। आपका ओवरऑल एक्सपेंडिचर को समझती है बैंक, फिर वो डेटा एक दूसरे के साथ, दूसरे बैंक्स के साथ देती है, और फिर आप जब क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हो उसको देखती है। तो क्रेडिट कार्ड के केस में क्या होता है कि अगर किसी को भी अपना सिबिल स्कोर अच्छा करना है तो एक क्रेडिट कार्ड ले ले, जिसमें उसको बेसिकली ये करना है कि उसको 30% यूटिलाइजेशन के नीचे रखना है, ठीक है। 30% यूटिलाइजेशन के नीचे अगर उसने रखा, 1 लाख का अगर उसके पास क्रेडिट है, 30,000 के ऊपर वो महीने में कभी स्पेंड नहीं करेगा, ठीक है। 1 लाख आपको महीने का मिलता है तो 30,000 के ऊपर वो स्पेंड नहीं करेगा। टाइमली बिल पे करेगा, पूरा बिल पेमेंट करेगा, ये नहीं कि मिनिमम ड्यू पे कर रहा है, पूरा बिल पेमेंट करेगा। और अगर वो ऐसा करता है, धीरे धीरे उसका स्कोर इंप्रूव होना शुरू होता है, और वो चीज़ गारंटी है कि ये इंसान कल को अगर लोन लेता है तो लोन दे भी सकता है, इतना कैपेबल है। बैंक बेसिकली इसी को सिबिल स्कोर के इससे जज करती है और एक अच्छा बोलती है कि आप अच्छे यूज़र हो, आपका स्कोर इतना है। और होम लोन भी आप जब लेने जाओगे तो आपका परसेंटेज कम होता है क्योंकि आप दे सकते हो। आजकल बहुत लोग कार लोन, होम लोन ले लेते हैं, मगर होम कार ले लेते हैं और उसके बाद उसका EMI नहीं दे पाते, करेक्ट, वहाँ फंस जाते। तो उस केस में सिबिल स्कोर तो कम हो ही जाएगा, साथ ही साथ कार भी आपके हाथ से जाएगी। तो वो चीज़ें समझनी पड़ती है कि इंसान कितना फाइनेंशियली साउंड है, वो उस पर डिपेंड करता है। सो जो सबसे वाइजेस्ट एंड स्मार्टेस्ट वे है क्रेडिट कार्ड यूज़ करने का, कि आप उन चीज़ों पे स्पेंड करो जिसको पे करने के लिए आपके पास में ऑलरेडी अकाउंट में आपके पैसे हैं। बिल्कुल 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 वो चीज़ है। प्लस अगर आपको डेट ट्रैप से निकलना है तो आपको ध्यान रखना है 40% का EMI रूल कहते हैं। इस 40% EMI रूल में ये होता है कि आपका जो होम लोन है वो 30-40% के ऊपर नहीं होना चाहिए आपकी पूरी सैलरी के, ठीक है। अगर आपने वो लेके रखा है तो फिर आप एक कार लोन नहीं ले सकते हो, ठीक है। कार लोन आपका 15% के ऊपर नहीं जाना चाहिए सैलरी के, सैलरी के 15% के ऊपर नहीं जाना चाहिए। जो आपकी मंथली EMI आती है ना, वो 15% के ऊपर नहीं जाना चाहिए। आपका जो पर्सनल लोन अगर लेके रखा है या क्रेडिट कार्ड का लोन, कभी 10% के ऊपर नहीं जाना चाहिए आपकी सैलरी के, ठीक है। ये रूल्स आपको इन चेक रखते हैं कि आप उल्टा सीधा स्पेंडिंग ना करो, ठीक है। इन सब के लोन्स को अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये अमाउंट आपके 40% सैलरी के ऊपर नहीं जानी चाहिए। अगर ये जाती है ना, आप डेट ट्रैप में फंस जाओगे। आज नहीं फंसोगे, कल नहीं फंसोगे, शायद 6 महीने बाद फंसोगे, मगर फंसोगे ज़रूर। तो इसीलिए ये कुछ रूल्स है, अगर इंसान को पता हो तो ईजी हो जाता है चीज़ें कि हाँ यार इतना तो स्पेंड नहीं करना चाहिए था। आज मेरा मैंने 50% अपना लोन मतलब सैलरी का स्पेंड कर दिया सिर्फ यही सब चीज़ों में, तो वो चीज़ें ध्यान में रह जाती है। ओके जी। मैं आपको इन्वेस्टमेंट वाली साइड पे वापस से लेके जाता हूँ। जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें कुछ लोग होते हैं जो बहुत सेफ प्ले करते हैं, कुछ होते हैं जो हाई रिस्क, जैसे हमने कहा, बात भी की थी कि हाई रिस्क है तो हाई रिवॉर्ड्स भी होंगे। कोई कैसे डिसाइड करे कि उनकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी कैसी है? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी पता चलती है इंसान के जॉब के ऊपर, ठीक है, इंसान की एज के ऊपर पता चलती है, उसके ऊपर कितने लोग डिपेंड करते हैं उस पर पता चलती है, ठीक है, और ओवरऑल उसकी मेंटालिटी कैसी है, ठीक है। मैं अगर रिस्क टेकिंग एबिलिटी है मेरे अंदर तो मैं रिस्क लूँगा, फिर मेरे अंदर वो चीज़ है। और वो सिर्फ लेने की बात नहीं है, वो आपकी फिर सैलरी आपको, अगर आप एक बिजनेस में हो और एक सैलरीड एम्प्लॉयड हो तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज़्यादा सैलरी वाले के पास होगी, क्योंकि उसको एक फिक्स्ड इनकम आ रहा है, ठीक है। बिजनेस वाला इतना रिस्क नहीं ले पाएगा, हालांकि वो अपने लाइफ में रिस्क ले रहा है बिजनेस करके, मगर वो इतना रिस्क ले नहीं पाएगा क्योंकि उसके पास नेक्स्ट मंथ कितने आने वाले हैं उसको नहीं पता, ठीक है। बट एक सैलरी वाले को पता है कि मेरे को हर महीने 30,000, 50,000, 1 लाख आने ही वाले, तो मैं तो रिस्क ले सकता हूँ। तो उस हिसाब से रिस्क टेकिंग एबिलिटी उस हिसाब से डिपेंड करती है। साथ ही साथ आप पे कितने लोग डिपेंड कर रहे हैं, शादी हो गई है, शादी नहीं हुई है, उस पर डिपेंड कर, बच्चे हैं, बच्चे नहीं है, उस पर डिपेंड करता है। आप किस टाइप के जॉब में हो, पब्लिक सेक्टर जॉब में हो, प्राइवेट सेक्टर जॉब में हो, उस पर डिपेंड करता है। ये सब चीज़ों पे डिपेंड करता है आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़। एंड एक तरीका मैं बता देता हूँ कि आपके यूजर्स, अगर किसी को फिगर आउट करना है कि मेरा कितना रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, जस्ट आपको रिस्क कैलकुलेटर आपको मिल जाएगा बहुत ईजिली ऑनलाइन। डालना है, उसमें आप
कुछ बंच ऑफ क्वेश्चंस के आंसर करोगे और आपको रिस्क एपेटाइट आपका बता देगा कि आपको रिस्क टेकिंग है या नहीं है। ओके, फिर आप फिगर आउट कर लो उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट। गॉट इट। एंड जो रिस्कियर इन्वेस्टमेंट्स होते हैं ये कौन से वाले होते हैं एग्जैक्टली? रिस्कियर, मैंने सबसे रिस्की तो आपको बता दिया क्रिप्टो है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा रिस्की हो गए। उसके बाद हो जाते हैं कि आप अगर इन्वेस्टमेंट इक्विटी के हिसाब से देख रहे हो, स्टॉक मार्केट के हिसाब से देख रहे हो, तो स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप, ये 3 टाइप के स्टॉक्स होते हैं, ठीक है। कंपनीज बेसिकली फॉर्म होती है, जैसे रिलायंस एक लार्ज कैप कंपनी है, ओके, ठीक है, मतलब बड़ी कंपनीज वुड बी इन लार्ज कैप। लार्ज कैप कंपनी, ठीक है। अब लार्ज कैप कंपनी जो है उसका आप देखोगे रिलायंस का एक स्टॉक का प्राइस 2,500 रुपये है, ठीक है। 2,500 रुपये अगर आज के डेट में अगर वो 10% ऊपर चला भी गया तो वो 250 ऊपर जाएगा, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट इतना बड़ा मूव नहीं है। अगर यही 10% अगर मान लीजिए एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका स्टॉक सिर्फ 10 रुपये का है और उसका 10% ऊपर गया, मतलब 1 रुपये ऊपर गया, मगर वो बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट मूव है उसमें, ठीक है। तो उस हिसाब से डिसाइड होता है कि 10% इधर का और इस 10% इधर का कितना होता है। अब 2,500 रुपये भी लगा रहे हो रिलायंस में, ठीक है, तो उसना वो आना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो 10% तो रिलायंस मूव ही नहीं करेगा इतना बड़ा, क्योंकि जितना बड़ा स्टॉक होता है उतना ज़्यादा उसका अमाउंट ऑफ मनी इन्वॉल्व होता है, तो उसको मूव करना उतना मुश्किल होता है। इट्स जस्ट लाइक कि आज अगर मैं बिल्कुल मेरे पास कोई पैसे नहीं है तो मेरे पास बहुत आसानी से मैं पैसे कमा सकता हूँ और मैं अपना वेल्थ उस हिसाब से ड्रास्टिकली इंप्रूव कर सकता हूँ। पर जो आदमी बहुत ऑलरेडी अमीर है उसके लिए फिर मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो वही स्टॉक्स में भी वैसा ही होता है। तो इसलिए लोग क्या सोचते हैं कि यार मैं पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूँ, स्मॉल कैप स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूँ, ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूँ क्योंकि 10 रुपये का स्टॉक है, आज अगर मैंने खरीद लिया 20 का हो गया तो मेरा पैसा तो डबल हो गया, राइट। तो वो मेंटालिटी के साथ वो पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, स्मॉल कैप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि बहुत रिस्की है, राइट, ठीक है। अगर आपको स्टॉक के फंडामेंटल सही लग रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर स्टे अवे। जी, ओके। अब तक कोई पॉइंट जो हमसे रह गया हो? मैं बस एक चीज़ बोलूँगा, म्यूचुअल फंड्स की जब बात कर रहे थे तो म्यूचुअल फंड में भी अलग अलग म्यूचुअल फंड है जो लार्ज कैप में लगाते हैं, ठीक है, स्मॉल कैप में लगाती है और मिड कैप में लगाती है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर आप मिड कैप में लगाते हो तो आपके रिटर्न्स कम होंगे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के हिसाब से, ओके, बट रिस्क भी उतना ही होगा कि गिर भी सकता है और बढ़ भी सकता है। तो उस हिसाब से इंसान को डिसाइड करना चाहिए कि मुझे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में लगाना है, स्मॉल कैप में लगाना है, मिड कैप में लगाना है। तो खुद के ऊपर है, मतलब खुद के परसेंट टू ऊपर परसेंट डिपेंड करेगा आपकी रिस्क। और लार्ज कैप में लगाना ही सोच रहे हो तो फिर इंडेक्स में ही इन्वेस्ट कर दो, ओके, क्योंकि वो सेफ है, क्योंकि वो सेफ है और प्लस आपको गारंटीड, हाँ, और आपको चार्जेस भी कम लग रहे हैं ना, फीस भी कम लग रही है। करेक्ट, बिल्कुल, ओके, ओके। तो एक सेगमेंट है अब जिस पे आई वांट टू मूव ऑन, विच इज रिटायरमेंट प्लानिंग। खुद का रिटायरमेंट किस तरह से लोग प्लान कर सकते हैं, फर्स्टली दैट, एंड फिर उसके बाद में और मैं आपको पूछता हूँ। ठीक है, रिटायरमेंट प्लानिंग बेसिकली एक ऑल्सो व्हाट इज द करेक्ट एज टू रिटायर इन इंडिया, मतलब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में? देखिए, आज तो मैं कहूँगा पहले एक टाइम हुआ करता था जब हमारे पेरेंट्स सिर्फ यही सोचते थे कि कैसे भी जाके एक जॉब मिल जाए और उसके बाद हम अपनी फैमिली का ध्यान रखेंगे, 60 पे रिटायर्ड होते थे इंडिया में। बट मतलब मैंने तो कभी लोगों से सुना ही नहीं कि उन्हें रिटायर होना भी है, मतलब देयर इज नो एज एक्चुअली, क्योंकि लोग रिटायर होने के बाद भी कुछ ना कुछ काम करते ही है, बिकॉज वो फिर अपने आप को बिजी रखने के लिए ये सब चीज़ों के लिए करते। बट हाँ, बहुत सारे लोग फिनेंशियली भी स्ट्रगल करते हैं, 60 पे भी वो लोग उतने स्टेबल नहीं हो पाते, राइट। कई बार एक रॉन्ग मूव की वजह से उनके पास पैसे नहीं होते तो वो फिर एक्स्ट्रा फिर काम करते। बट देन आज के डेट पे मैं जहाँ तक लोगों को देख सकता हूँ, सब 40-50 में रिटायर्ड होना चाहते हैं, 40 में रिटायर्ड होना चाहते हैं। वो मेंटालिटी बन गई है। थोड़ा मुश्किल है 40 तक ये करना। अगर आपने अपने फाइनेंसेस को बहुत सॉर्ट करके रखा है, आप एक बहुत अच्छी जॉब में हो, बहुत अच्छे सॉर्टेड है, आप अपने एक्सपेंसेस का ध्यान रखते हो, बजटिंग करते हो, सब कुछ ऑन पॉइंट है, तो आप शायद 40 में रिटायर्ड हो सकते हो। बट रिटायर होने का वही फंडा है, फायर वाला जो आपका नंबर है, वो अगर आपने अचीव कर लिया तो आप रिटायर कर सकते हो, राइट। और अगर 2.5 करोड़ आपके बैंक अकाउंट में है, मतलब आपके स्टॉक्स में, इन्वेस्टमेंट्स में, सब जगह 2.5 करोड़ है, तो आप उस अमाउंट का थोड़ा थोड़ा निकाल सकते हो हर साल। और इसको कहते हैं 4% रूल। 4% रूल ये कहता है कि अगर मान लो मेरे पास 1 करोड़ रुपए का एग्जांपल लेता हूँ, 1 करोड़ रुपए है और उस 1 करोड़ का 4% मैं हर साल निकालता हूँ और फिर उसको यूज़ करता हूँ, और वो जो बचा हुआ जो पैसा है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली ग्रो ही कर रहा है। वो तो कितने में से ग्रो करेगा? 12%, 13% से ग्रो करेगा। आप 4% निकाल रहे हो, प्रॉब्लम क्या है? नहीं प्रॉब्लम है। तो वही चीज़ है कि वो पैसे कभी खत्म नहीं होने वाले, इनफैक्ट वो पैसे बढ़ने वाले, क्योंकि हर साल वो 10%, 12% से ग्रो कर रहे हैं और आप सिर्फ 4% उससे निकाल रहे हो। तो इस तरीके से लोग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करते हैं, रिटायरमेंट को प्लानिंग करते हैं। तो वो आप स्टॉक्स के थ्रू, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू कर सकते हो बड़े आराम से।
ओके एंड जब हम पैसिव इनकम्स की भी बात करते हैं तो इसके बारे में हमने ऑल्दो टच अपॉन किया था वाइल इन द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्वर्जेशन, पर अगर मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसे मतलब, और हमने ये भी बात की ना कि जो सबसे बेस्ट वे अपने आपको मतलब रिच बनाने का या वेल्दी बनाने का वो है कि आप अपनी जो इनकम है उसे ही बढ़ा लो। तो पैसिव इनकम किस तरह से प्लान कर सकते हैं लोग? पैसिव इनकम अलग अलग तरीके से हो सकता है। फॉर एग्जांपल आज के डेट पे कोई बहुत अच्छा राइटर है, किसी ने एक बहुत अच्छी किताब लिख दी और वो किताब फिर मार्केट में है और उसके बाद उससे उसको एक स्टेबल इनकम आती जा रही है, वो अपना जॉब भी कर रहा है मगर उसको वहाँ से भी इनकम आ रही है। राइट। आजकल वैसा बहुत होता है। यूट्यूब एक बहुत अच्छा सोर्स बन गया है जहाँ पे लोग यूट्यूब में जो वीडियोस बनाए हैं उस पर व्यूज़ आते रहते हैं, तो उधर से इनकम जनरेट होती रहती है। पैसिव ये सीक्रेट नहीं बताना चाहिए था। तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, क्योंकि यूट्यूब उस हिसाब से, क्योंकि व्यूज़ का पैसा देती है तो लोग को पता है कि ये लॉन्ग फॉर्मेट है और अगर आज के डेट पे मेरा वीडियोस चल रहा है तो कल भी आएगा, परसों भी आएगा, बट हाँ मुझे आज भी बनाते रहना होगा। एंड एज अ पर्सनल एग्जांपल यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ, बिकॉज जो हमारे 6 महीने पहले के या 8 महीने पहले के वीडियोस थे उस पे वी गेट द एडसेंस इवन नाउ, क्योंकि वो वीडियोस चल रहे हैं। तो एडसेंस वो हमें अभी भी मिल रहा है उसका। करेक्ट। एंड ऑनलाइन आजकल बहुत तरीके हैं पैसे कमाने के, और पैसिव वही तरीका है कि आज के डेट पे अगर मैं पैसिव सोर्स ऑफ इनकम का सोच रहा हूँ तो मुझे ऐसा कुछ पकड़ना है जिससे मैं आज मेहनत कर लूँ और फिर वो उससे हमेशा पैसे आते रहे। ठीक है, तो सोशल मीडिया बहुत अच्छा टूल है। आज के जो भी आपकी ऑडियंस है, बहुत यंग ऑडियंस होगी, वो ऑडियंस को कंटेंट बनाना चाहिए और कंटेंट में अच्छा पैसा है क्योंकि कंटेंट के थ्रू दे कैन बिल्ड अ कम्युनिटी। राइट। वो कम्युनिटी जो होती है वो बहुत लॉयल होती है, वो उनके साथ रहती है। आप उन कम्युनिटी के साथ एक्टिविटीज़ कर सकते हो, आप नई नई चीज़ें कर सकते हो, वो कम्युनिटी भी आपके साथ ग्रो करती है, तो हर तरीके से वो फ़ायदेदार होता है। तो पैसिव इनकम बनाने के बहुत तरीके हैं, ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें। इंटरनेट को यूज़ करना सीख लो। इंटरनेट को यूज़ करना, क्योंकि आज के डेट पे बहुत आसान है। अगर आप बाहर जाओगे, हाथ पैर मारोगे, उससे वे बेटर आपको यहाँ पे ही मिल जाएगा, घर बैठे बैठे। बिल्कुल। ओके। एक जो चीज़ है जो जिससे मैंने पर्सनली अभी अभी डील करना स्टार्ट किया, विच इज़ प्लानिंग योर टैक्सेस। अच्छा। अब ये एक बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, क्योंकि जब मैंने इस साल का सब कुछ मैं जब चेक कर रहा था, अपने पेपर्स वगैरह जो भी थे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, एंड व्हेन आई फिगर्ड आउट कि मुझे लगभग इतना टैक्स पे करना होगा, आई वाज लाइक दिस इज शॉकिंग, क्योंकि मैंने प्लान नहीं किया था। तो एक इंसान किस तरह से अपनी टैक्स प्लानिंग भी कर सकता है? व्हाट इज़ द स्मार्ट वे? तो राइट नाउ इंडिया में जो 2 टैक्सेशन वाला है, एक तो हो गया ओल्ड रिजीम हो गया और एक हो गया न्यू रिजीम हो गया। सबसे पहले इंसान को खुद को पूछना है, क्या मैं ATC के अंडर कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ? क्या मेरा ELSS म्यूचुअल फंड में कोई इन्वेस्टमेंट है, PPF में कोई इन्वेस्टमेंट है? ये सब में अगर मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है, तो मैं न्यू रिजीम चूज़ करूँगा जिसमें स्लैब्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो दोनों तरीके से वो फिगर आउट कर सकता है। अगर उसको बहुत कॉम्प्लिकेट लग रहा है तो आज के टाइम पे बहुत ईजिली CAs बाहर 1,500 रुपये में फिगर आउट करके आपको दे सकते हैं। बट अगर वो भी नहीं करना है तो आप देखो कि आप ATC में कोई इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आपका होम लोन चल रहा है तो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम चूज़ करना है। आपने इंस्टेंटली जैसे ओल्ड टैक्स रिजीम चूज़ किया तो आप ATC में आपने इन्वेस्ट करना शुरू किया, फिर अलग अलग सेक्शंस है, आप उस हिसाब से देख सकते हो कि मुझे कितना करना है। जैसे ELSS म्यूचुअल फंड में 1,50,000 आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि मैं ELSS म्यूचुअल फंड में जितना डालूंगा वो मेरा टैक्सेबल इनकम नहीं होगा। तो उस हिसाब से आप फिगर आउट कर सकते हो कि क्या मुझे ओल्ड यूज़ करना है या न्यू यूज़ करना है। ओके। तो अगर आपने होम लोन वगैरह कुछ भी नहीं है, आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो फिर आप न्यू वाला टैक्स रिजिम चूज़ कर लो, उस हिसाब से आप फिगर आउट कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको फिगर आउट करना पड़ेगा, पर्सनल टू पर्सन है कि मुझे ओल्ड है या न्यू टैक्स रिजिम लेना है, किस में मुझे ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। तो ये चीज़ है, अगर तो हो जाएगा। क्या होता है अगर कोई टैक्स प्लानिंग नहीं करता है? दिस इज समथिंग जो मैं अपने लिए पूछ रहा हूँ। टैक्स प्लानिंग नहीं करता, उस केस में यही हो सकता है कि उसको एक अच्छा खासा उसको समझ में ही नहीं आता मेरे पैसे कहाँ जा रहे हैं। सबसे पहले तो वो जब देखता है ईयर एंड में बहुत अच्छे खासे पैसे कट जाते हैं तो उसको फिर समझ में नहीं आता ये पैसे तो मैं बचाया जा सकता था। तो जो पैसे बचाया जा सकता था तो उसको क्यों ये करना। तो इसीलिए मैं वही चीज़ कहूँगा कि अगर थोड़ा सा, क्योंकि टैक्सेस इंपॉर्टेंट है, टैक्सेस आज के डेट पे देना ही पड़ता है, तो उसको अगर समझ लो कि मेरे पैसे यहाँ पे चले जाएंगे अगर मैंने इन्वेस्ट नहीं किया तो तो इसीलिए मैं कहता हूँ न्यू टैक्स रिजिम बना ही हम जैसे लोगों के लिए, क्योंकि बहुत इजी है। स्लैब में अगर आप फॉल करते हो, इसके ऊपर जितना भी जाते हो उसमें आपका टैक्सेशन लग जाएगा। तो उस हिसाब से न्यू टैक्स रिजिम बहुत इजी है। बट अगर आप ओल्ड में हो तो फिर आपको थोड़ा सा सावधानी के साथ कि मेरा इधर इधर पैसे कट रहे हैं, ये स्कीम्स है, ये सब चल रहा है, तो उस हिसाब से आपको ये करना है। और मैं ये कहूँगा कि सिंपल
अगर बहुत ज़्यादा तामझाम हो गया, बहुत सारा अपने होम लोन ले रखा है, ATC में कुछ कुछ चल रहा है, आप कन्फ्यूज हो, तो एक आप CA ले लो जो कि आपको साल में 500, 600, 1000 रुपए में भी हो जाता है। राइट। एंड वो आपको पूरा बता देंगे कि आपका यहाँ पैसे कटने वाले, आप पहले ही ये कर लो। और ये चीज़ ना लास्ट मोमेंट तक तो नहीं रुकना चाहिए। तो ये अगर जितना जल्दी स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में प्लान कर लोगे ना, तो आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। सो ये एक क्वेश्चन था जो मैं आपको एक्चुअली पूछने वाला था कि करेक्ट टाइम क्या होता है फाइनेंशियल प्लानिंग का, इन टर्म्स ऑफ कि ईयर के स्टार्ट में करे या टुवर्ड्स द एंड करे, किस तरह से? ईयर के स्टार्ट में आप अप्रैल में स्टार्ट कर सकते हो। ओके। अप्रैल मई में आप शुरुआत कर सकते हो फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट में। हाँ, फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट में आप शुरुआत कर दो, अपनी प्लानिंग करना कि अच्छा यहाँ पे मुझे पैसे लगाने हैं, इतना करना है, मैं ATC में करूँगा तो मुझे इतना बेनिफिट मिलेगा। मैं वैसे भी तो इन्वेस्टमेंट करने ही वाला था ना, मेरा गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग था ही, तो मैं इलेसिस म्यूचुअल फंड में कर लेता हूँ, मुझे इतना आ जाएगा, साथ में टैक्स बेनिफिट भी मिल जाएगा, बस परफेक्ट है मेरे लिए, और क्या चाहिए। तो ये चीज़ कर सकते हो। तो वो आप अप्रैल मई के महीने में शुरुआत कर सकते हो। एंड लास्ट तक अगर वेट करोगे तो मान लीजिए आपके CA ने बोला कि आपको अभी 1.5 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे ATC में टैक्स बेनिफिट के लिए, तो आप कहाँ से फिर उस टाइम पे 1.5 लाख लोगे? धीरे धीरे अगर आप SIP करते रहोगे, आपका काम तो बन ही रहा है ना, हो रहा है आपका, बस वो चीज़ फायदा होता है। ओके। मिस्टेक्स क्या होती है, कॉमन मिस्टेक्स जो लोग अपने फाइनेंशियल प्लानिंग में करते हैं? फाइनेंशियल प्लानिंग में यही सबसे बड़ी मिस्टेक है कि उनको पता ही नहीं होता कि बजटिंग कैसे करते हैं। बहुत बेसिक, जैसे मैंने आपकी पॉडकास्ट में बताया, बहुत बेसिक बजटिंग हो गया, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस का एक्यूरेट जो कवरेज कितना होना चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस का कवरेज कितना होना चाहिए। अच्छा, लाइफ इंश्योरेंस में एक चीज़ जो मैंने मिस किया था वो ये है कि लाइफ इंश्योरेंस आजकल बहुत अलग अलग प्लान्स मिलते हैं, ठीक है। आप जब जाओगे ना तो इंश्योरेंस कंपनी आपको 10 अलग अलग टाइप के चिपकाने के पीछे पड़ी है, यूलिप प्लान, ये प्लान, वो प्लान, बहुत सारी। बट आपको ध्यान रखना है, आपको सिंपल सा टर्म इंश्योरेंस चूज करना है अपने लिए। टर्म इंश्योरेंस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस में आपको सबसे कम पैसे देके, प्रीमियम देके आपको सबसे ज़्यादा कवरेज मिलता है। अगर आपने वो चीज़ अचीव कर लिया, आप समझ गए कि नहीं नहीं नहीं, दुनिया तो 10 चीज़ें बोलेंगी, कंपनी मुझे बेवकूफ़ बना रही है, कंपनी ये तक बोलती है कि आप जो पैसा लगा रहे हो ना, आपको वापस भी मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपने ये वाला प्लान चूज़ किया तो, या तो आप जो पैसे लगा रहे हो ना, इसका मार्केट में लगेगा और आपके पास उतना बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपने ये प्रोडक्ट क्यों लिया है? आपने ये प्रोडक्ट इसलिए लिया है कि ये एक टर्म इंश्योरेंस है, मतलब 70 साल तक अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी फैमिली को इतना बड़ा एक कॉर्पस अमाउंट आएगा। जब आप यूलिप के प्लान में घुस जाते हो ना, तब आपका कवरेज अमाउंट बहुत कम होता है, ठीक है। आपको लगता है कि वाह यार ये तो बहुत फ़ायदा हो रहा है, मगर आप ये नहीं समझ रहे कि आप जो पैसे लगा रहे हो उसका 10% आपको कंपनी वापस कर देगा, उसके ऊपर का तो कंपनी अपने पास रख लेगा। यूलिप इसीलिए बहुत ज़्यादा, इसीलिए आपको टर्म इंश्योरेंस चूज़ करना है। तो एक राइट प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, तुरंत सब चीज़ों में नहीं भागना है। तो ये सब जो प्रोडक्ट्स आप चूज़ करोगे अपने लिए ईजी होगा। फिर अपने गोल को समझना है, गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करनी है, उसी के हिसाब से इन्वेस्टिंग करनी है। SIP करते रहना है। आज के डेट पे इंडिया में बहुत लोग SIP स्टार्ट तो कर देते हैं, मगर फिर उसके बाद बीच में ही छोड़ देते हैं। SIP क्या है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जो म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, हर महीने जो आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसा दे रहे हो, वो पैसा जो है वो होती है SIP, और वो पैसा आपके बैंक अकाउंट से जाना ही चाहिए। ओके, ठीक है। अगर आपने वो चीज़ करना शुरू कर दिया कि ये मेरा 20% ऑफ माई सैलरी इन्वेस्टमेंट में जाएगा, तो फिर आप फिर अच्छे खासे अपने ग्रो कर रहे हो अपने पैसों को। बट अगर वो नहीं, आप में डिसिप्लिन खत्म हो रहा है, तो फिर मुश्किल हो जाता है। इसीलिए एक SIP आपने अगर कर दिया, आप ऑटो डेबिट होता रहेगा आपके अकाउंट से, एंड आपकी इन्वेस्टमेंट भी ग्रो होती रहेगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ओके। मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि मल्टीपल बैंक अकाउंट्स हो रखते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस, कि एक में सेविंग होगा पूरा, एक से वो स्पेंडिंग वाला रखेंगे। ये क्या फंडा होता है? ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप अपना इमरजेंसी फंड भी आप अपना अलग एक बैंक अकाउंट में रखो। ये इसीलिए रखो क्योंकि कल को ज़रूरत पड़ेगा ना, तो आप कई बार हम मेंटली हम समझ नहीं पाते, हमारे पास पैसा बहुत दिखता है बैंक अकाउंट में, हम सोचते हैं यार बहुत पैसा है, चलो खर्च कर देते हैं। उस मेंटालिटी से निकलने के लिए, ठीक है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट है उसका बस, कि आप 2-3 बैंक अकाउंट रखो, जिसमें एक में आपका तो जो चल रहा है आपका सैलरी वाला अकाउंट हो गया, वो तो ठीक है, खर्चे करने के लिए वो काम आ जाते हैं। दूसरा जो है इमरजेंसी फंड के लिए काम आ गया। तीसरा, आप अगर अपने स्पाउस के साथ एक खोलना चाहो ताकि आप कुछ प्लानिंग कर सको, गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग कर सको, तो वो सब के लिए एक थर्ड अकाउंट काम में आ जाता है। तो इसीलिए लोग करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, भी क्रेडिट कार्ड भी मैंने 2-3 क्यों रखा है, अलग अलग बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर आपको शॉपिंग में इस क्रेडिट कार्ड से ज़्यादा रिवॉर्ड मिल रहा है, ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है, ज़्यादा कैशबैक मिल रहा है, तो आप क्यों वो वाला क्रेडिट कार्ड ना यूज़ करो, ठीक है। तो ये जस्ट तरीके होते हैं अपने पैसों को अच्छे से ग्रो करने के। तो इसीलिए
अगर आपको लगता है कि 2-3 अकाउंट होने चाहिए, डेफिनेटली 2 तो होने चाहिए क्योंकि इमरजेंसी फंड भी इन्वॉल्व है, और थर्ड अकाउंट आपकी पर्सनल चॉइस है। ओके जी, गॉट इट। टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट एक चीज़ जो मुझसे पूछनी है आपसे, ये जो हमने अभी तक पूरी जो बात की है इसको शॉर्ट में आप समराइज करिए सो दैट लोगों को एक बार में समझ आ जाए कि एक्चुअली वो स्टेप्स क्या है, ब्लूप्रिंट क्या है जो उन्हें फॉलो करना है। बिल्कुल। तो अगर मैं एकदम से समराइज करने जाऊंगा तो सबसे पहले अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, ठीक है। अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, अपने स्किल को डेवलप करो। वो सब करने के बाद यू स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स योर इमरजेंसी फंड, ठीक है। एज ए स्टूडेंट तुम्हारा इमरजेंसी फंड बहुत कम होगा, बट वो आपके अकाउंट में होना चाहिए, ज़रूरी होना चाहिए, ठीक है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, आप जॉब करोगे, आपकी शादी होगी, आपके इमरजेंसी फंड भी बढ़ते रहेंगे, मगर वो एक इमरजेंसी फंड के लिए अलग से बना दो, ऑटो स्वीप अकाउंट लगा दो। वो जब होता रहेगा वो एफडी के रेट्स आपको मिलते रहेंगे। फिर उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस आपको 20s में ले लेना है। अच्छा खासा कवरेज होना चाहिए, अच्छा वाला हेल्थ इंश्योरेंस आपको मेक श्योर करेगा कि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो, मेडिकल एक्सपेंसेस का ध्यान रखेगा, ठीक है। आपकी फैमिली के लिए एक अच्छा सा हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज ले लो, ठीक है। बच्चों के लिए इंक्लूडिंग बहुत सारे अलग अलग प्लान्स आते हैं, वो ले लो। उसके बाद आपका लाइफ इंश्योरेंस जो है वो, उसमें आपको टर्म इंश्योरेंस लेना है, एंड उसका कवरेज आप बेसिकली रखो 25x सैलरी का 25 मल्टीप्लाई कर लो, वो आपको पूरी तरीके से कवर कर लेगा। वो हो गया आपका टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस होने के बाद आपको ध्यान रखना है कि अब मुझे इन्वेस्टमेंट्स करने हैं, तो इन्वेस्टमेंट में क्या करूँगा, एज रूल के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जहाँ पे कितना स्टॉक्स में लगाना है, इक्विटी में कितना डेट में लगाना है वो देख सकते हो। अगर आपको स्टॉक मार्केट नहीं समझता, डायरेक्ट इक्विटी पिकिंग नहीं आती, तो कोई ज़रूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लो, राइट, ठीक है। इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड्स, ये सब में इन्वेस्ट कर लो, और आप इन्वेस्टेड रहो, और आप अपना एक सर्टन अमाउंट ऑफ पैसा आपका उसमें जा रहा है एंड आपका पैसा ग्रो हो रहा है, दैट्स ऑल। आपको और कुछ भी ज़्यादा सोचना नहीं है। एंड अगर उसको थोड़ा सा और एनहांस करना है, क्रेडिट कार्ड ले लो, उससे खर्चे करो, बट वेरी वेल डिसिप्लिन्ड रहो कि जो खर्चा कर रहा हूँ वो मेरे अकाउंट में ऑलरेडी है, इसीलिए मैं खर्चा कर रहा हूँ। तो ये बहुत आपको बेनिफिट होने वाला है। तो ये सब बस एक्स्ट्रा फीचर्स है। क्रेडिट कार्ड आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा हेल्प कर देंगे, आप थोड़ा ज़्यादा पैसा बना सकते हो पैसों से, बस। तो बस यही है ब्लूप्रिंट। ओके, तो अब एक लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पॉडकास्ट। अगर मुझे खुद को ऑलवेज एक लर्निंग मोड में रखना है कि किस तरह से मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, स्टॉक मार्केट को मैं किस तरह से देख सकता हूँ, किस तरह से इसका एनालिसिस कर सकता हूँ, इन सब चीज़ों को खुद को फाइनेंशियली मतलब एजुकेटेड रखने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो उस मोड में घुसना पड़ेगा कि यार एजुकेट तो मुझे खुद को करना पड़ेगा। किताबें पढ़ो, साइकोलॉजी ऑफ मनी करके एक बहुत अच्छी सी किताब है, मॉर्गन हाउसल की, जी, बहुत अच्छी किताब है। वो किताबें पढ़ना शुरू करो, क्योंकि उससे मेंटालिटी बिल्ड होती है कि कैसा करना है। रिच डैड पुअर डैड हो गया, ठीक है, एंड कॉफी कैन इन्वेस्टिंग इन इंडियन ऑथर की किताब है, बहुत अच्छी किताब है। वो सब पढ़ सकते हो और अपने आप को डेवलप कर सकते हो। साथ ही साथ कुछ यूट्यूब चैनल्स आप देखो फाइनेंस के ऊपर, जैसे ऐसे पॉडकास्ट हो गया, आपके पॉडकास्ट जैसे लोग सुनते हैं, तो उससे लोग सीखते हैं, फिर उसके बाद बिल्ड करते हैं। हाँ, एंड आप कोर्सेज भी ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। अगर वो कोर्स आपको लगता है कि हाँ ये मुझे बेनिफिट करेगा, तो डेफिनेटली कर सकते हो। जैसे मैंने खुद के कोर्स में भी, मैं अपने कोर्स में स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बातें करता हूँ, ठीक है। उसमें कैसे पर्सनल फाइनेंस कैसे करना है, क्या करना है, तो उसके हिसाब से मैं लोगों को बताता हूँ कि कैसे करना है। एंड यही चीज़ अगर आप समझ जाओ कोर्स के थ्रू भी, तो नो इश्यूज़। आपको थोड़ा थोड़ा अगर लगता है कि ये कोर्स मुझे बेनिफिट करेगा, तो व्हाई नॉट। एडिटिंग सीख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। तो ये होता है बस। ओके, थैंक यू सो मच ये पॉडकास्ट करने के लिए। मुझे बहुत कुछ सीखने मिला आपसे, एंड आई एम श्योर ऑडियंस को भी बहुत कुछ मिला होगा आपसे सीखने के लिए, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग एज वी साइड कि स्कूल्स में सिखाया नहीं जाता, एंड आउट ऑफ द स्कूल जब आप सोसाइटी में जाते हो तो सब लोग अपनी अपनी रेस में भिड़े हुए हैं, किसी के पास में टाइम नहीं है एक्चुअली कि बैठ के एक यंग इंसान को ये सब सिखा सके। तो प्रोबेबली दिस पॉडकास्ट कुड बी देयर स्टार्टिंग पॉइंट, या कोई और पॉडकास्ट भी, आई डोंट माइंड, मतलब कहीं और से भी आप सीखो, बट इट इज़ इंपॉर्टेंट कि लोग ये सीखे। सो थैंक यू सो मच कल्याण जी, ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक देने के लिए, नॉलेज लोगों तक पहुँचाने के लिए। ग्लैड, आई एम ग्लैड, मुझे बहुत मज़ा आया पॉडकास्ट में, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू।